नमस्ते दोस्तों। इस चैनल पर दिखाई या एक्सप्लेन की गई सभी एनिमे और स्टोरीज उनके ओरिजिनल क्रिएटर्स की प्रॉपर्टी हैं। हमारा मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन देना है ताकि ऑडियंस स्टोरी को आसानी से समझ सके। अगर आपको ओरिजिनल एक्सपीरियंस चाहिए तो ऑफिशियल सोर्स पर जाकर जरूर देखें। धन्यवाद और अब शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा परिवार सार के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य को नियंत्रित करता है। उनमें से हर एक बिजनेस जीनियस है, लेकिन मैं तो बस एक आलसी इंसान हूं जो बिना किसी मेहनत के जीवन गुजारना चाहता है। 10 लाख पास भी नहीं। जिस कंपनी में मैंने अभी अभी 10 मिलियन का निवेश किया है वह दिवालिया होने की कगार पर है, और गुस्सा होने के बजाय मैं हंसता हूं। सबको लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। उन्हें यह नहीं पता कि मैं यह सब जानबूझकर कर रहा हूं। मेरे पिता मार्कस फॉरेस्ट दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उनके 4 बेटे हैं। उन्होंने हमें बताया कि प्रत्येक कंपनी 10 मिलियन की पूंजी के साथ शुरू होगी। 2 वर्षों में जिस भी कंपनी का बाजार मूल्य सबसे अधिक होगा उसे फॉरेस्ट ग्रुप में 51% नियंत्रक हिस्सेदारी मिलेगी और वह सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी। लेकिन 1 साल से भी कम समय में मेरी कंपनी का नकदी प्रवाह लगभग पूरी तरह से सूख गया है। मैं पैर मोड़कर पीछे बैठ जाता हूं और खिड़की से बाहर खाली निगाहों से देखता रहता हूं। मैं तो बस एक आलसी इंसान हूं। मुझ में प्रतिस्पर्धा की भावना कभी ज्यादा नहीं थी। वैसे मार्क द्वारा निर्धारित नियम सरल है। प्रथम स्थान पाने वाले को 51% शेयर मिलते हैं, दूसरे स्थान पर आने वाले को 20%, तीसरे स्थान पर आने वाले को 15% और चौथे स्थान पर आने वाले को 10% अंक मिलते हैं। बाकी रकम एक चैरिटी संस्था को दी जाएगी। फॉरेस्ट परिवार के मौजूदा मूल्यांकन के आधार पर कंपनी में सिर्फ 10% हिस्सेदारी रखने वाले अंतिम स्थान के मालिक की कीमत भी $600 मिलियन होगी। 100 करोड़। मैं पूरी जिंदगी में भी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। तो फिर इसके लिए खुद को क्यों परेशान करना। मैं मुस्कुराता हूं और अपना फोन निकालता हूं। मैंने फैमिली ग्रुप चैट में एक मैसेज पोस्ट किया। और अधिक तकनीक, हमारा मौजूदा नकद भंडार घटकर मात्र 1 मिलियन रह गया है। कल की वेतन भुगतान प्रक्रिया के बाद हमारे पास केवल 3 लाख लोग ही बचेंगे। यह दिवालियापन के लिए आवेदन करने की सीमा को पूरा करता है। इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि मैं इस प्रतियोगिता में हार स्वीकार करता हूं। मैं चौथा स्थान प्राप्त कर रहा हूं। मेरे भाइयों, अच्छा काम जारी रखो। मैंने दोनों संदेश भेजे और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे कभी भी कंपनी चलाना पसंद नहीं आया और न ही मुझे कभी लोगों का प्रबंधन करना पसंद आया। मेरी असली रुचि पहाड़ों और नदियों में है, इस दुनिया के खूबसूरत परिदृश्यों में है। जब मेरे पिताजी पहले से ही अमीर हैं तो मुझे मेहनत करके अपनी कमर क्यों तोड़नी चाहिए। आराम करना ही बेहतर है। जैसे ही मेरा संदेश फैमिली ग्रुप चैट में पहुंचा, अफरा तफरी मच गई। डेरेक, सिलस, आपकी कंपनी दिवालिया हो गई है। जूलियन, बहुत बढ़िया भाई, मैं अपनी वैल्यूएशन को 2 गुना करने वाला हूं। क्या मैंने यह सारा पैसा आपकी कंपनी के घाटे से कमाया है? जेसन, सिलस, मैं तुम्हें 100 में से 85 नंबर दूंगा। बाकी बचे हुए पैसे मैं तुम्हें शुभकामनाओं के छोटे से उपहार के रूप में भेज दूंगा। मैं इसे एक साथ नहीं भेजूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम घमंडी हो जाओ। मैं अपने भाई के संदेशों को स्क्रॉल करके देखता हूं। जवाब देने में बहुत आलस आता है। तभी मेरा फोन बजता है। मैं इसे उठा लेता हूं। ये मेरी माँ ग्रेस है। हे माँ, मैंने इतने वर्षों तक तुम्हारा पालन पोषण किया और अंततः तुम ऐसे निकले। आपका भाई जूलियन अपनी संपत्ति को 2 गुना करने वाला है और आप दिवालियापन घोषित कर रहे हैं। माँ, मैं बाद में समझा दूंगा। कंपनी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं आधिकारिक तौर पर दिवालिया हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारा नाम सीनियर बैले क्लास में भी लिखवा दूंगी ताकि तुम हर दिन हैंडसम बूढ़े आदमियों के साथ डांस कर सको। क्या यह अच्छा नहीं होगा? मैंने फोन काट दिया और एक क्लिक की आवाज आई। टिंग। बधाई हो खिलाड़ी, तुम्हारी नियति मृत्यु ही है। ये निर्देश आपके दिमाग में पहले से ही अंकित है। कृपया उपयोग करने से पहले इनकी समीक्षा कर लें, इससे पहले कि मैं इसे समझ भी पाऊं। मेरी मेज पर एक वस्तु प्रकट होती है जो पूरी तरह से काली है और उसकी हर सतह पर लाल बिंदु है। गौर से देखने पर पता चलता है कि इस पासे में एक अजीब सा चुंबकीय आकर्षण है। जैसे ही मैं इसे करीब से देखने के लिए उठाने वाला था, मेरे फोन पर एक ग्रुप चैट नोटिफिकेशन आया। मैंने इसकी जांच की। ठीक है, क्या आप उस पर देखेंगे? मार्कस फॉरेस्ट ने आपको ग्रुप चैट से हटा दिया है। मुझे दुख का एक झटका लगता है। मैं अब भी पूरी तरह से दिवालिया भी नहीं हुआ हूं और बूढ़ा आदमी मुझे घर से निकालने के लिए पहले से ही बेताब है। मैं चैट हिस्ट्री को स्क्रॉल करके देखता हूं। वाह, बूढ़े आदमी का तो दिमाग ही खराब हो गया है। चौथे स्थान के लिए मुझे जो 10% हिस्सेदारी देने का वादा किया गया था वह अब नहीं मिलेगी। अब पुरस्कार मात्र 10 मिलियन का वार्षिक भत्ता है। मुझे इस घटना की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और मुझे अचानक निराशा महसूस हुई। मैं अपना फोन चेक करता हूं। ये मेरी माँ फिर से है। हे माँ, प्रियतम, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मार्कस बेहद गुस्से में है। वह अब भी आपकी कंपनी पर कब्जा करने के लिए लोगों को भेज रहा है। वह आपके सभी क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर रहा है और आपके सभी खातों को लॉक कर रहा है। मैंने तुमसे सावधानी बरतने को कहा था। आपको इतना लापरवाह क्यों होना पड़ता है? अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ग्रेस की आवाज में चिंता छलक रही है। क्या मुझे अभी भी 10 मिलियन प्रतिवर्ष का भत्ता नहीं मिलता? इससे मेरा काम चल जाएगा? क्या तुम एक बेवकूफ हो?
यह तभी लागू होगा जब आप चारों प्रतियोगिता पूरी कर लेंगे। प्रतियोगिता में आपके पास 1 साल से भी कम समय बचा है, फिर भी 1 साल बीतने तक आपको कोई खुशबू देखने को नहीं मिलेगी। ग्रेस साइज, तुम्हारे पिताजी भी मुझे आदेश दे रहे हैं। उन्होंने परिवार के चैट में इसकी घोषणा की। किसी को भी आपको एक पैसा भी भेजने या किसी भी तरह से आपकी मदद करने की अनुमति नहीं है। ओह सिलस, तुमने इस बार अपने पिता को सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है। बेहतर होगा कि आप अपना सामान पैक करें और किसी कारखाने में नौकरी ढूंढ लें। इतना कहकर क्रेस ने फोन काट दिया। एक कारखाने में नौकरी? हाँ बिल्कुल, मैं किसी भी हालत में नियमित नौकरी नहीं करूंगा, इस जन्म में तो नहीं। उसे गुस्सा होने दो। हर किसी के कुछ दोस्त तो होते ही हैं, है ना? मैंने अपना फोन नीचे रख दिया और अपनी डेस्क पर रखा पासा उठा लिया। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और अपने दिमाग में निर्देशों को याद करता हूं। भाग्य का पासा एक बार घुमाएं और आपको भविष्य के बारे में एक जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा है या बुरा, यह आपको तय करना है। भविष्य की एक झलक पाएं, इसका मतलब है कि मैं रॉकेट की तरह उड़ान भर सकता हूं। एक कहावत है, अगर हवा सही दिशा में बहे तो सुअर भी उड़ सकता है। और अगर मुझे पहले से ही अंदरूनी जानकारी मिल जाए तो पैसा कमाना लगभग बहुत आसान हो जाएगा। यही सोचकर मैंने नकली पासा उठाया और उसे मेज पर फेंक दिया। पासा हल्की रोशनी बिखेरता है और पूरे 1 मिनट के बाद घूमना बंद कर देता है। मैं गर्दन उठाकर देखने की कोशिश करता हूं। 4 दिनों में मेरिडिया स्टॉक मार्केट में सर्किट ब्रेकर सक्रिय हो जाएगा। इससे कच्चे तेल के वायदा भाव में भारी गिरावट आई और यह लगभग $55 तक गिर गया। कच्चे तेल के वायदा शेयरों की बिक्री कम होने पर कीमत गिरकर 37 हो जाएगी। मैं भाग्य द्वारा दर्शाई गई इन 2 रेखाओं को देखता हूं और फिर वे जल्दी से गायब हो जाती हैं। मैं सोच में डूब जाता हूं, लेकिन फिलहाल मेरी कंपनी के बैंक खाते में लगभग 10 लाख ही बचे हैं और कर्मचारियों की सैलरी देने का समय किसी भी क्षण आ सकता है। मुझे क्या करना होगा? पैसे उधार लो। सबसे पहले मेरे दिमाग में जूलियन का नाम आता है, क्योंकि इस परिवार में जितने भी लोग हैं उनमें से मेरी सबसे अच्छी बनती है उसी के साथ। मैंने उसका नंबर डायल किया। सिलस, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझे पैसे उधार लेने की जरूरत है। सिलस, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यह सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूं। मुझे पता था कि मेरा छोटा भाई मेरी मदद करेगा। ज्यादा नहीं, बस 5 मिलियन। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा और पापा मुझे मेरा पॉकेट मनी देते हैं। क्या आप गंभीर हैं? 5 मिलियन। सिलस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी सबके चहेते हो? आपको पहले ही घर से निकाल दिया गया है। 5 मिलियन की बात भूल जाइए। अगर आप मुझसे अभी 50,000 रुपये मांगे तो मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा कि क्या आप इसे चुका भी पाएंगे या नहीं। सुनो, चूंकि हम अभी भी सौतेले भाई हैं, मैं तुम्हें 10,000 भेज दूंगा। इसे पुराने समय की याद में किया गया एक एहसान समझ लीजिए। मुझे गुस्सा आने ही वाला था कि तभी कॉल कट गई। कुछ देर बाद वीचैट पर एक नोटिफिकेशन आता है। मैं इसे खोलता हूं और सच में जूलियन ने मुझे $10,000 के साथ एक मुस्कुराता हुआ इमोजी भेजा। मेरा चेहरा काला पड़ जाता है। क्या ये 10,000 रुपये एक तरह से अपमान नहीं है? लेकिन अभी मेरे पास केवल कुछ दर्जन डॉलर ही हैं, क्योंकि मुझे बचत करने की कभी आदत नहीं रही है। मुझे इसे स्वीकार करना होगा। पुराने समय में एक महान सेनापति को सत्ता में आने से पहले अपमान सहना पड़ा था। आज मैं 10,000 रुपये लेकर अंत में बाजी पलट देता हूं। मैं ट्रांसफर स्वीकार करता हूं और बदले में अपनी ओर से एक मुस्कुराता हुआ इमोजी भेजता हूं। धन्यवाद जूलियन। जूलियन तुरंत जवाब देता है, मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। वह 10,000 निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। तभी मेरा फोन बजता है। मैं इसे उठा लेता हूं। क्रिस्टल का फोन है। क्रिस्टल एक प्रिंट मॉडल है और मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जब से हम साथ आए हैं उसने काम करना छोड़ दिया है। मैं सारे बिलों का भुगतान कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि जब उसे पता चलेगा कि मैं लगभग दिवालिया हो चुका हूं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हे सुंदरी, तुमने कल मुझसे गुच्ची का बैग खरीदने का वादा किया था। मुझे आज पूरा एक आउटफिट भी मिल गया। क्रिस्टल की आवाज में एक शरारती लहजा छलकता है। वह लहजा सुनकर मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया। हालांकि हम काफी लंबे समय से साथ हैं, लेकिन मैं उससे कभी ऊबा नहीं। क्रिस्टल हमेशा चीजों को ताजा रखती है और इससे मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे हर रात हमारा हनीमून हो। लेकिन जैसे ही मुझे याद आता है, मेरा उत्साह जल्दी ही फीका पड़ जाता है। मैं अब वो चहेता लड़का नहीं रहा। जान, क्या तुम मुझे बाद में लेने आ सकते हो? आज उपयोग में आने वाली कंपनी की गाड़ियां। बैग की बात करें तो कुछ दिनों में बात कर लेते हैं। इस समय पैसों की तंगी है। मैं बोलते समय अटक जाता हूं। उसकी आवाज में उत्साह अब गायब हो चुका है। मुझे लग रहा है कि क्रिस्टल थोड़ी नाराज है। ठीक है, जो भी हो, मैं अभी इस पोशाक को नहीं खोलूंगी, फिर कभी खोलूंगी। इतना कहकर क्रिस्टल फोन काट देती है। मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। इसके बजाय मैं ऑफिस की फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास खड़ा होकर क्लाउड सिटी को निहारता हूं और अपना सामान पैक करता हूं। मैं दफ्तर से बाहर निकल जाता हूं। नीचे क्रिस्टल के लिए खरीदी गई सफेद मर्सिडीज कार सामने के गेट के बाहर आत्मविश्वास से खड़ी है। जब मैं अपने सामान का बक्सा लेकर जा रहा था तो क्रिस्टल मुझे हैरानी से घूर रही थी। जाहिर तौर पर वह इस स्थिति से घबरा गई थी। हम घर पर बात करेंगे। मैंने दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर बैठ गया। आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हम दोनों में से कोई भी पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोलता।
घर पहुंचते ही मैंने बॉक्स को फर्श पर गिरा दिया और सोफे पर गिर पड़ी। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? क्रिस्टल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। आज तो मुझे उसके पहनावे पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं होती। आमतौर पर अगर वह इस तरह की छोटी स्कर्ट पहनती तो मैं उस पर फिदा हो जाता, लेकिन आज मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कहना। मैं दिवालिया हो गया हूं, मैंने धीरे से कहा। आंखें अभी भी बंद थीं। क्या आप मजाक कर रहे हैं, है ना? क्रिस्टल दौड़कर मेरे पास आती है और मेरे हाथों को कसकर पकड़ लेती है। मैं गंभीर हूं। क्रिस्टल तुरंत जवाब नहीं देती है। पहली बात तो यह है कि उसे खुद यकीन नहीं है कि यह सच है या नहीं। उसे आगे की कार्रवाई तय करने से पहले इसकी पुष्टि करनी होगी। हम दोनों में से कोई नहीं बोलता। हम बस सोफे पर बैठे बैठे अपने फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। थत तेरी की, आपने जो कुछ भी कहा वह सच है। तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए कि तुम्हें अपने भाई से 10,000 रुपये उधार लेने पड़े? क्रिस्टल सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी और अचानक उसकी नजर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर पड़ी। ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में है। मैंने फोन उठाया और देखा। फॉरेस्ट ग्रुप के उत्तराधिकार विवाद पर नवीनतम जानकारी। परिवार का दूसरा बेटा सिलस फॉरेस्ट प्रतियोगिता से जल्दी बाहर हो गया। आज की ताजा खबर। फॉरेस्ट ग्रुप के दूसरे बेटे को परिवार से निकाल दिया गया है। आप अपने अनुमान लगा सकते हैं अंत में वन की संपत्ति की लड़ाई कौन जीतता है। हर एक पोस्ट इसी तरह की है। सबसे बुरी बात यह है कि जूलियन के साथ मेरी निजी चैट ऑनलाइन लीक हो गई है। मेरे द्वारा भेजे गए 10,000 रुपये और मेरे द्वारा लिखा गया धन्यवाद का पत्र मुझे दर्दनाक ढंग से घूर रहा है। मैं अपना सिर हिलाता हूं। मेरा भाई मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है। क्या पारिवारिक संपत्ति वास्तव में भाईचारे से अधिक महत्वपूर्ण है? तुम बिल्कुल निकम्मे हो। मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ रहने का मतलब एक अच्छी जिंदगी जीना है, और अब तुम इतने कंगाल हो गए हो कि अपने ही भाई से 10,000 रुपये उधार ले रहे हो। तुम बहुत दयनीय हो। मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल तुम पर बर्बाद कर दिए। तुम्हारे जैसे हारे हुए इंसान को चुनकर मैं अंधा हो गया था। क्रिस्टल बेहद गुस्से में है। आखिरकार लोग व्यावहारिक स्वभाव के होते हैं। सीधे मुद्दे पर आओ। क्रिस्टल इस पर हंसती है। अच्छा, बात यह है कि हम अलग हो रहे हैं। तोड़ना, समझना, सब खत्म हो गया। शब्दों को क्यों बर्बाद करें? अपना सामान पैक करो और रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो। आखिरकार यह घर मेरा ही है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। इतना थका हुआ हूं कि उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं होती। मुझे ही क्यों जाना चाहिए? क्या आपने नहीं कहा था कि यह घर मेरे लिए है? निकम्मे होने का यही फल मिलना चाहिए था। जिस भी महिला की शादी इतने कंजूस आदमी से होती है उसका दुर्भाग्य निश्चित है। क्रिस्टल गुस्से से आग बबूला होकर बेडरूम में घुसती है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। कमरे में सामान इधर उधर फेंके जाने की आवाज गूंज रही है, लेकिन मुझे अंदर जाने की सहमत नहीं उठानी। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल 2 बड़े सूटकेस बाहर निकालती है। तभी उसका फोन बज उठता है। हे प्रिय, आप पहले से ही यहां हैं? ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूं। कितनी बुरी किस्मत है। क्रिस्टल ने फोन काट दिया, मुझे आखिरी बार घूर कर देखा और दरवाजे से बाहर चली गई। मैं अपने कोलाज के सहपाठियों का ग्रुप चैट खोलता हूं और एक एक करके संदेशों को पढ़ता हूं। मेरा दिल बैठ जाता है, लेकिन कम से कम शुक्रगुजार होने के लिए एक बात तो है, मेरे पुराने रूममेट्स अभी भी समूह में रहकर मेरा साथ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं मुस्कुराता हूं और इसके बजाय हमारे छात्रावास का ग्रुप चैट खोलता हूं। दोस्तों, मैं सचमुच दिवालिया हो गया था। उन संभ्रांत वर्ग के लोगों से इस बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वह समय बेकार करने वाला काम है। माइक, तुम सचमुच दिवालिया हो चुके हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो अब तुम क्या करने वाले हो रेयान? सही, क्या आपके पास रहने की जगह है? अगर नहीं तो मेरी कंपनी में आकर काम करें। वेतन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रहने और खाने का खर्च कवर किया जाता है। और अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा। मैं भावुक होकर मुस्कुराता हूं। कॉलेज के 4 साल, 4 रूममेट, हम तीनों हमेशा भाइयों की तरह करीब रहे। आखिरी वाला लियो है। लियो का परिवार गरीब था और हम एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जहां ट्यूशन और रहने का खर्च बहुत अधिक था। इसलिए जब भी लियो को खाली समय मिलता था वह अपना खर्च चलाने के लिए बाहर जाकर पार्ट टाइम नौकरियां करता था, जिसका मतलब था कि उसके पास छात्रावास में रहने का समय बहुत कम होता था। एक बार मैं अपनी एक दोस्त को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया और वहां मुझे लियो वेटर के रूप में काम करता हुआ मिला। इसी तरह मुझे उनके परिवार की स्थिति के बारे में पता चला। उसके बाद जब भी मैं खाना या कपड़े खरीदता तो मैं एक अतिरिक्त सेट खरीद लेता और बस कह देता कि मैंने गलती से गलत ऑर्डर कर दिया था। कोलाज के पूरे समय के दौरान लियो के कपड़े और सामान ज्यादातर वही चीजें थीं जो मैंने उसके लिए खरीदी थी। मेरे पास रहने की जगह है। मैं इस समय एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। लियो का कहना है कि इसके लिए फंडिंग की जरूरत है और मेरे पास अभी ज्यादा नकदी नहीं है, लेकिन मैं आपको वीचैट के जरिए अपनी क्षमता के अनुसार पैसे भेज दूंगा। पहले इस मुश्किल दौर से गुजर जाओ। जब हालात सुधर जाएंगे तब आप उन घमंडी लोगों को सबक सिखा सकते हैं। माइक, मैं भी कुछ भेज रहा हूं। भाई, इस बात की चिंता मत करो कि यह ज्यादा नहीं है। अभी मेरे पास बस यही है। माइक और रेयान के संदेश पढ़कर मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैंने चैट में देखा कि रेयान और माइक दोनों के ट्रांसफर लंबित हैं। मैं उन्हें खोलता हूं। एक से 60,000, दूसरे से 40,000।
जैसे ही मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए मुड़ा, लियो ने एक वॉइस मैसेज भेजा। मैं सुनने के लिए टाइप करता हूँ। उसकी तरफ से काफ़ी शोरगुल आ रहा है, लेकिन मुख्य बात यह है कि वह मुझे बाद में कॉल करेगा। संदेश आने के तुरंत बाद एक और ट्रांसफ़र आता है। मैंने इसकी जांच की। वाह, 9 लाख! लियो के पास जो भी पैसा है वह सब यही है। सौभाग्य से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके कुछ पैसे कमा लिए, अन्यथा वह बस असहाय होकर देखता रह जाएगा। डरो मत, हम सब आपके साथ हैं। इस बार मैं इसे और नहीं रोक सकता। फोन की स्क्रीन पर एक के बाद एक आंसू गिरते हैं। मैं हर तरह के ट्रांसफर स्वीकार करता हूं। एक पुरुष होने के नाते कभी कभी जब भावना सच्ची होती है तो अतिरिक्त शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कुल मिलाकर यह ठीक 1 मिलियन प्लस मेरे अपने 10,000, 1 मिलियन और कुल मिलाकर 10,000 होता है। कच्चे तेल की शॉर्ट सेलिंग के लिए यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन चूंकि भविष्यवाणी के अनुसार मेरिडिया के शेयर बाजार में सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। मैं गणना करता हूं इस थोड़े से पैसे से मैं ज्यादा कुछ नहीं कमा पाऊंगा। इस घर को गिरवी रखने से भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसे सीधे बेच दूं तो मूल्य ह्रास को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुमान है कि मैंने इसे मूल रूप से 10 मिलियन से कुछ कम में खरीदा था, लेकिन अब मुझे शायद इसके लिए केवल 6 मिलियन के आसपास ही मिल पाएंगे, जिससे कुल राशि 700 हो जाती है। फिर भी पर्याप्त नहीं है। पहाड़ों के पार, समुद्रों के पार स्मफ्स का एक गांव है। मैंने अपना फोन उठाया और चेक किया। विलो की कॉल है। विलो मेरी कॉलेज की सहपाठी है, एक धनी युवा एरिस। उस समय मैं कैंपस का चहेता लड़का था, उदार और वफादार, इसलिए विलो के दिल में मेरे लिए हमेशा एक खास जगह थी। लेकिन उस समय मैं बिल्कुल मूर्ख था और मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। क्रिस्टल ने उससे पहले ही यह काम कर लिया और मुझे भी प्रभावित कर दिया। आपको कितना चाहिए? बस मुझे अपना नंबर और अपने खाते की जानकारी दे दीजिए। विलो का हमेशा की तरह ठंडा लहजा मुझे चौंका देता है। तो एक महत्वाकांक्षी सीईओ की बोलने की शैली कुछ इस तरह होती है। क्या तुमने इसे मारा रिच? फालतू की बातों को छोड़ दें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा परिवार क्या करता है। वैसे मैं कुछ दिन पहले ही क्लाउड सिटी वापस लौटा हूं। जब समय मिले तो चलिए साथ में खाना खाते हैं। अपना खाता नंबर भेजें। फिलहाल मैं बस इतना चाहता हूं कि जितना हो सके उतना पैसा इकट्ठा कर लूं और एक बार पूरी ताकत से कोशिश करूं। अगर यह अंदरूनी जानकारी सच साबित होती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूं। अगर यह बात झूठी साबित होती है तो भी इस पैसे का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। एक बार उत्तराधिकार का विवाद समाप्त हो जाए तो मुझे अपना भत्ता मिलेगा और मैं आसानी से सभी को पैसे वापस कर सकूंगा। मैंने तुरंत अपना खाता नंबर विलो को भेज दिया। कुछ ही देर बाद बैंक से आए एक टेक्स्ट मैसेज ने मुझे चौंका दिया। जिस खाते का अंतिम अंक 8,888 है, उसमें अभी अभी 6 मिलियन की राशि स्थानांतरित हुई है। वर्तमान शेष राशि $648 है। 6 मिलियन। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। हिसाब लगाने पर मेरे पास अब 7 मिलियन है और घर बेचकर लगभग 6 मिलियन और मिले हैं। यह 13 मिलियन है। फिर भी पर्याप्त नहीं है। मैंने ग्रेस को फोन किया। फोन कुछ देर तक बजता रहा, फिर उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं? क्या आप मितव्ययी हैं? मुझे पैसों की जरूरत है। नहीं। ग्रेस एक ही शब्द से मुझे चुप करा देती है, सारे रास्ते बंद कर देती है। तुम मेरी माँ हो। अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं तो क्या आपको सच में लगता है कि आप भी अच्छा कर पाएंगे? मुझे इस समय एक शानदार अवसर मिला है। आप मुझे जो कुछ भी उधार दे सकते हैं उसे जल्दी भेज दें। अगर इसमें हार हुई तो मैं फॉरेस्ट परिवार से मिलने वाला अपना पूरा वार्षिक भत्ता उन्हें सौंप दूंगा। यह सब सीधे आपके पास। मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ग्रेस इस बारे में सोच विचार कर रही है। खाता संख्या। इन 2 शब्दों के साथ ही उसने फोन काट दिया। मेरे भेजने के कुछ ही क्षण बाद मेरे खाते में 6 मिलियन का ट्रांसफर आ जाता है। कुछ देर बाद 7 मिलियन का एक और ट्रांसफर भी हो जाता है। मेरे पास बस यही आखिरी खुशबू बची है। आप जो भी करें अपने पिता को इस बारे में पता न चलने दें, वरना मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। ग्रेस के टेक्स्ट मैसेज में लिखा है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, कुल 26 मिलियन। ऐसा नहीं है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय वायदा कारोबार से अनजान हूं। मैंने पहले काफी पैसे गंवाए थे और आखिरकार मैंने इसे छोड़ दिया। मुझे याद है कि मेरे खाते में अभी भी मार्जिन लीवरेज की सुविधा उपलब्ध है। अगर सब कुछ वाकई भाग्य की भविष्यवाणी के अनुसार ही घटित होता है तो 50 गुना लीवरेज के साथ मैं अपनी कुल क्रय शक्ति को 3 बिलियन तक बढ़ा सकता हूं। अगर मैं लगभग $55 पर पूरी तरह से शॉर्ट सेलिंग कर लूं और तेल की कीमत नकारात्मक स्तर पर गिरने पर मुनाफा कमा लूं तो बहुत बुरा होगा। मैंने झटपट कैलकुलेटर उठा लिया। हे भगवान, 1,600 मिलियन। यह मुझे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। मैंने तुरंत एक रियल एस्टेट एजेंट को फोन किया और उनसे कहा कि वे मेरा घर 2 दिनों के भीतर बेच दें। इसी दौरान मैं मार्जिन लीवरेज के विवरण को सुलझाने के लिए अपने ब्रोकर से संपर्क करता हूं। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद मैं पूरी तरह संतुष्ट होकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अगली सुबह मैं अंगड़ाई लेता हूं, जम्हाई लेता हूं और बिस्तर से उछलकर उठ जाता हूं। नहाने धोने के बाद मैं एक हाउसकीपिंग सेवा को फोन करके घर की सफाई करने और मेरा सामान पैक करने में मदद करने के लिए किसी को भेजने का अनुरोध करता हूं। मैं एजेंसी गया और कुछ बातचीत के बाद
घर 7 मिलियन में बिक गया। सौदा हो जाने के बाद मैं ज्यादा देर नहीं रुकता और निकल जाता हूं। फिलहाल मेरे पास कुल 27 मिलियन डॉलर उपलब्ध हैं। मैंने $1 मिलियन आरक्षित राशि के रूप में अलग रख दिए, फिर एक टैक्सी ली और सीधे क्लाउड सिटी की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति कक्ष में पहुंच गया। हम काफी देर तक बातचीत करते हैं। सब कुछ अंतिम रूप देने में 2.5 घंटे लगते हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और लगभग दोपहर के भोजन का समय हो गया है। मेरे पास अभी भी वह 10 लाख रुपए का आरक्षित कोष मौजूद है, इसलिए पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक मेरे मन में विलो का ख्याल आता है और लगभग आवेग में आकर मैं उसका नंबर डायल कर देता हूं। अरे बाहर आओ और खाना खा लो। मेरा निमंत्रण सुनकर विलो एक पल के लिए रुक जाती है। मुझे लोकेशन भेजो, मैं आऊंगा। मैंने इस बारे में सोचा और उसे क्लाउड सिटी के सबसे बेहतरीन वेस्टर्न रेस्टोरेंट का पता भेज दिया। आखिरकार विलो के योगदान ने ही इस पूरे जोखिम को संभव बनाया, इसलिए मैं इस बारे में कंजूसी नहीं कर सकता। टैक्सी से उतरते ही चौकीदार मेरा अभिवादन करने के लिए आगे आया, लेकिन मेरी नजर पार्किंग स्थल के कोने से एक जानी पहचानी सफेद मसेराती कार पर पड़ी जो वहां खड़ी थी। दुनिया कितनी छोटी है ना? लेकिन अगर हम एक दूसरे से मिल जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही दिनों में जब मैं अपनी छाप छोड़ दूंगा तो कौन जाने किसे बाद में पछतावा होगा। यही सोचकर मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैंने उसे तुरंत देख लिया। क्रिस्टल हाथ में कांटा और चाकू लिए एक स्टेक खा रही थी, जो एक भारी भरकम आदमी के सामने बैठी थी। अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, ये टाइलर ही होना चाहिए। मैंने ठंडी सी हंसी उड़ाई और वेटर के पीछे पीछे अपनी आरक्षित मेज पर चला गया। दुर्भाग्यवश मेरी मेज उनकी मेज के ठीक बगल में है। क्षमा कीजिए, क्या मुझे कोई दूसरी मेज मिल सकती है? मुझे पास में किसी से एक खास तरह की गंध आ रही है और इससे मेरी भूख कम हो रही है। यह सुनकर क्रिस्टल और टाइलर दोनों एक साथ मेरी मेज की ओर देखने लगे और अपने कांटे और चाकू नीचे रख दिए। क्रिस्टल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। देखो तो सही, कौन है ये? मुझे लगा कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये तो बस वन समूह का कुख्यात दिवालियापन वाला रवैया है। तो क्या आप किसी तरह इतने पैसे जुटा पाए कि इस भोजन का खर्च उठा सकें? यहां एक भोजन की कीमत 10,000 से कहीं अधिक है। ठीक उसी समय विलो सफेद गाउन पहने हुए वहां पहुंचती है। प्रियतम, क्या तुम्हें वह कहावत पता है, भूखा प्यासा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है? क्या आपने आज की सुर्खियां नहीं देखी? कुछ भी न करने पर भी वन समूह उसे प्रतिवर्ष $10 मिलियन देता है। अपने लहराते हुए सफेद गाउन में विलो एक ऐसी शालीनता बिखेर रही है जो उसकी आकर्षक आकृति को पूरी तरह से निखारती है। वह धीरे से मेरी तरफ आती है और अपना हाथ मेरे हाथ में डाल देती है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान होती है। पास में खड़ा वेटर पहले से ही स्तब्ध है। यह रेस्टोरेंट की मालकिन है और वह हमेशा से ही एक अछूत, बर्फीली और खूबसूरत महिला रही है। उसने उसे किसी भी पुरुष के साथ इतना करीबी व्यवहार करते कभी नहीं देखा था। मेरी प्रिय मिस नेक्लेयर, शुभ संध्या। वेटर हकलाते हुए अभिवादन करता है। विलो अपना हाथ हिलाती है। अपनी सबसे बेहतरीन रेड वाइन की बोतल निकालिए, बाकी का काम आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। वेटर मान जाता है और जल्दी से चला जाता है। यहां का माहौल ठीक नहीं है और टाइलर बेवकूफ नहीं है। उन्हें महसूस हो रहा है कि उनका संयम भंग हो रहा है। जी हां, वह अपना खुद का व्यवसाय भी चलाते हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर, यहां तक कि उनके सबसे अच्छे वर्ष में भी मुनाफा लगभग 10 लाख तक ही पहुंचा। वह विलो जैसी किसी व्यक्ति का मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। क्रिस्टल अपने सामने खड़ी महिला को घूरती है। उसके सीने में एक गांठ सी बन जाती है। वह यह नहीं समझ पा रही है कि एक दिवालिया वारिस में अभी भी इतना आकर्षण क्यों है कि एक खूबसूरत महिला उसके साथ खड़ी हो सके। ओह, तो हमारा नन्हा वारिस दिवालिया होने के बाद भी अपना आकर्षण दिखाना जानता है। इससे पहले कि आप अपने परिवार की सारी संपत्ति लुटा देते, अब आपको कोई नया व्यक्ति मिल गया है जो आपका ख्याल रखेगा। क्रिस्टल के चेहरे पर तिरस्कार से भरी एक चौड़ी मुस्कान फूट पड़ती है। मैं उसे अपने पास रखूंगा। विलो हंसते हुए अपना मुंह ढक लेती है। क्या आप वह कहावत जानते हैं, भूखा प्यासा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है? श्री फॉरेस्ट ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। सिलस को प्रतिवर्ष 10 मिलियन का भत्ता मिलता है। 100 लाख। आपको वह राशि कमाने में कितने साल लगेंगे? मैं प्रशंसा से भरी निगाहों से विलो की ओर देखती हूँ। ओह विलो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। 10 मिलियन कुछ भी नहीं है। आखिरकार श्री जोंग यहां सालाना कई लाख कमाते हैं। खुद की तुलना उससे करना तो सिर्फ हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। मैं ये बात शुष्क लहजे में खाना खाने बैठते हुए कहता हूं। आइए माहौल खराब न करें। रुको, क्या तुम्हें अब भी सालाना 10 मिलियन का भत्ता मिलता है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुमने इसके लिए मेरा घर भी बेच दिया? क्रिस्टल के मन में पछतावे की एक झलक कौंधती है। उन सभी समाचार लेखों में दावा किया गया था कि मुझे परिवार से निकाल दिया गया है। किसे पता था कि वार्षिक भत्ता अभी भी इतना भारी है? मैं जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। उसके बगल में टाइलर पहले ही हार मानकर अपना सिर झुका चुका है। एक वेटर लाल शराब की एक बोतल लेकर आता है। उसके बाद कर्मचारियों का एक छोटा जुलूस एक के बाद एक व्यंजन लेकर आता है। क्रिस्टल हमसे बहुत पहले आ गई थी, लेकिन उसका खाना अभी तक पूरी तरह से नहीं आया है। यह किस तरह का रेस्टोरेंट है? हम यहां पहले पहुंच गए और जब तक वे ये सब काम कर रहे हैं, हमारा ऑर्डर अभी भी अधूरा है। क्या आप हमें नीचा दिखा रहे हैं?
विलो ने हाथ हिलाकर उपेक्षा का भाव दिखाया। ठीक है, मैं इस टेबल का बिल चुका रहा हूं। उनके लिए और अधिक भोजन डालें। सुनिश्चित करें कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिले। अगली बार चौकीदार से कह देना कि अगर वह इस महिला को दोबारा देखे तो उसे अंदर न आने दे। हम अब उसका धंधा नहीं चलाएंगे। विलो धीरे धीरे पुरानी रेड वाइन की एक घूंट लेती है क्योंकि वह मेरा मूड खराब कर रही है। इन सब के बावजूद भी क्रिस्टल पलटवार करना जारी रखना चाहती है, लेकिन उसके बगल में खड़ा टाइलर और अधिक अपमान सहन नहीं कर पाता और जल्दी से उसे रेस्तरां से बाहर खींच लेता है। यह विलो है। उसकी संपत्ति पहले से ही करोड़ों में है। उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जीत सकते हैं? क्या आपको पता है कि सिनेक्लेयर कैपिटल की कुल कीमत कितनी है? क्या आपको जरा भी अंदाजा है? यह पूरा रेस्टोरेंट उसके परिवार का है। क्रिस्टल की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चले जाने के बाद रेस्तरां में शांति छा जाती है और यहां तक कि वातावरण भी बदल जाता है। अनकहे भावों से थोड़ा तनावपूर्ण सा माहौल बन जाता है। विलो और मैं काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं और एक पल के लिए हम दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आता कि क्या कहें। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पैसों की जरूरत किस लिए थी? और उस महिला ने अभी अभी ये क्यों कहा कि आपने अपना घर बेच दिया है? तो आप अभी कहाँ रह रहे हैं? अंततः विलो खुद को रोक नहीं पाती और उस अजीब सी चुप्पी को तोड़ देती है। मैंने एक नैपकिन उठाया और अपना मुंह पोंछा। मैं कुछ दिनों में कच्चे तेल के वायदा शेयरों को शॉर्ट करने की योजना बना रहा हूं। मैंने अब तक लगभग 20 मिलियन जुटा लिए हैं। मैंने हल्की सी हंसी हंस दी। अगर यह योजना सफल रही तो आप मुझे बॉस कहना शुरू कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक है, आप मुझे सिलस ही बुलाते रह सकते हैं। आपने जो पैसे मुझे भेजे हैं उन्हें मुझे धीरे धीरे वापस करना होगा। या फिर यह कैसा रहेगा? मैं स्वयं को प्रस्तुत करता हूं, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह सुनकर विलो को एक क्षण के लिए ऐसा लगता है मानो वह उम्मीद कर रही हो कि यह सौदा विफल हो जाए, क्योंकि तब शायद खुद को पेश करना उसके लिए वास्तव में आनंददायक हो सकता है। तुम आखिर कह क्या रहे हो? विलो का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। किसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम खुद को पेश करो? लेकिन आप कच्चे तेल की बिक्री में इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, क्या आपको इसे खोने का डर नहीं है? विलो को फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानकारी तो है। अधिकांश व्यापारी जोखिम को कम करने के लिए इन स्थितियों में प्रवेश करते हैं, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसके पास जोखिम को कम करने के लिए कोई भौतिक वस्तु नहीं है, एक गलत दाम का मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाना है। मैं मुस्कुराता हूं। मैं पहले से ही बेहद बुरे दौर से गुजर रहा हूं। अब डरने की क्या बात रह गई है? मेरी अंतरात्मा आमतौर पर काफी भरोसेमंद होती है। मैं इसे एक मौका देना चाहता हूं। सबसे बुरी स्थिति में मैं सब कुछ खो दूंगा और किसी कारखाने में नौकरी करने चला जाऊंगा। मैं सबको धीरे धीरे पैसे वापस कर दूंगा। मैंने एक लंबी आह भरी। सच कहूं तो मैं कभी भी विरासत के लिए अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहता था। सच कहूं तो मुझे हमेशा से लगता था कि $600 मिलियन मेरी माँ और मेरे लिए बाकी जीवन आराम से बिताने के लिए काफी से ज्यादा थे। मुझे कभी समझ नहीं आया कि लड़ने की बात क्या थी। विलो मेरे करीब आती है और बैठ जाती है। मुझे तुम पर विश्वास है। निडर होकर आगे बढ़ो। अगर आप हारते हैं तो आप हार जाते हैं। मुझे आपकी मदद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आप जानते हैं। बेशक मैं तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखता हूं और हमारे जो भी बच्चे होंगे वे आपका उपनाम अपना सकते हैं। यह कहते ही विलो का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। कोलाज के दिनों में मुझे एक बहुत अच्छा अवसर मिला था और कोई और तुम्हें अपने साथ ले गया। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं बहादुर बनूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने धीरे से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। धन्यवाद, लेकिन पहल करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होनी चाहिए। बस रुको, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मैं खुद आपसे सब कुछ कबूल कर लूंगा। हम दोनों बस चुपचाप एक दूसरे के करीब बैठे रहते हैं। विलो की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि समय यहीं रुक जाए। अगर संभव होता तो वह चाहती कि यह पल हमेशा के लिए बना रहे। क्योंकि घर पहले ही बिक चुका है और मेरा सारा सामान पैक हो चुका है, इसलिए मैंने क्लाउड सिटी के सबसे बेहतरीन होटल में पूरे 1 महीने के लिए एक स्वीट बुक कर लिया है। भाग्य द्वारा निर्धारित तिथि तक केवल कुछ ही घंटे शेष हैं। मैं अपने लैपटॉप के साथ साथ खाने पीने का सामान भी तैयार कर लेता हूं ताकि पूरा कार्यक्रम समाप्त होने तक इसी कमरे में डेरा डाल सकूं। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार खुलने के बाद अनुमानित तिथि आ जाती है। कीमतें लगभग $56 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। मामूली गिरावट से कीमत 56 से नीचे गिरकर 55 पर आ गई। मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने पूरे $26 मिलियन के साथ शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, जिसमें 50 गुना लीवरेज का भी योगदान था। यानी मेरे खाते में कुल $3 बिलियन की क्रय शक्ति थी। अगर इस बार तेल की कीमतें सचमुच नकारात्मक स्तर पर पहुंच गईं तो मैं समताप मंडल में छलांग लगा दूंगा। भले ही कीमत नकारात्मक न हो, लेकिन सिर्फ $1 तक गिरना भी एक बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल सही, मीरिया का शेयर बाजार भी खुल जाता है। पहले धीमी गति से रेंगते हुए फिर अचानक नीचे की ओर तेजी से गिरने लगा। गिरावट इतनी तेजी से होती है कि मुझे प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिलता है। मैं लालची नहीं होता, भले ही परिणाम नकारात्मक हो। दरअसल उस कीमत पर समझौता करने से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैंने इस पर विचार किया और अपना लाभ सुरक्षित स्तर पर निर्धारित किया। निश्चित रूप से मेरिडिया का बाजार खुलता है,
थोड़ी देर तक धीरे धीरे चलता है, फिर सीधे नीचे गिर जाता है। पीछे हटने का कोई आसार नहीं है। इस समय मैं तुरंत अपने कच्चे तेल की स्थिति की जांच करने के लिए स्विच करता हूं। हे भगवान, यह तो बहुत ही क्रूर है। मैंने 55.9 पर शेयर खोले थे और तेल की कीमत पहले ही 40 के आसपास गिर चुकी है। मेरे अप्राप्त मुनाफे की संख्या 1 मील लंबी अंकों की श्रृंखला दर्शाती है। मैं खुशी से झूम उठता हूं। लगता है कि भाग्य ने मुझसे झूठ नहीं बोला। निश्चित रूप से यह दुर्घटना अभी खत्म नहीं हुई है। मेरिडिया स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से सर्किट ब्रेकर सक्रिय हो गया और कच्चे तेल की कीमतें और भी ज्यादा बेकाबू होकर बेहद तेजी से नीचे गिरने लगी। मेरी हिस्सेदारी छोटी नहीं है, लेकिन वैश्विक कच्चे तेल का वायदा बाजार इसे समाहित करने के लिए काफी विशाल है। लानत है, मेरिडिया के शेयर बाजार ने वास्तव में सर्किट ब्रेकर को सक्रिय कर दिया। पानी का गिलास लेने में जितना समय लगा, उतने ही समय में मैं वापस आया और अपनी स्क्रीन पर यह बेहद खूबसूरत दृश्य देखा। यह अविश्वसनीय लगता है। पहाड़ों के पार, समुद्रों के पार स्मर्फ्स का एक गांव है। मैंने अपना फोन उठाया। मेरे ब्रोकर का फोन है। मिस्टर फॉरेस्ट, आपका कोई बॉस नहीं है। आपको अभी तुरंत अपना खाता जांचना होगा। मैनेजर चैंडलर कहते हैं, आवाज अर्जेंट है। आज की अप्रत्याशित घटना ने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया है। आज कच्चे तेल में निवेश करने वाले हर व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन तुम सिलस आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले हो। यह सुनकर सिलस तुरंत फोन काट देता है और अपना खाता खोलकर चेक करने लगता है। अरे यार, इसे देखो तो जरा, सिस्टम ने पहले ही पोजीशन को स्वतः बंद कर दिया है। सिलस अपना खाता चेक करता है। अब उनके पास कुल मिलाकर लगभग $2.5 बिलियन की संपत्ति है, मूल 1.3 अरब की पूंजी को घटाने पर। इसका मतलब है कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, लगभग 1 अरब 600 मिलियन का लाभ। टिंग। भाग्य के मरने पर शुल्क मूल्यांकन प्रणाली सक्रिय हो जाती है। कुल लगाई गई पूंजी 1.3 अरब। चार्वन सेवा शुल्क देय है, जिसकी राशि 52 मिलियन है। प्लेयर, कृपया इस 52 मिलियन की राशि को 4 दिनों के भीतर दान में दे दें। कोई भी तरीका स्वीकार्य है, अन्यथा भाग्य का पासा स्वचालित रूप से खिलाड़ी की संपत्ति जब्त कर लेगा। साइलस सदमे से बाहर आता है और खुद को शांत करता है। उनकी मूल राशि 23 मिलियन और सिस्टम के 4 स्तर शुल्क को मिलाकर कुल राशि 100 मिलियन से कम हो जाती है। इसमें ब्रोकर की फीस भी जोड़ दें तो इस पूरे सौदे से उसे लगभग $1 बिलियन का अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। सिलस ने भाग्य का पासा निकाला और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। पहाड़ों के पार, समुद्रों के पार स्मर्फ्स का एक गांव है। साइलस ने बचते हुए अपने फोन को उठाया। यह विलो है। ऐसा लगता है कि वह भी आज बाजारों पर नजर रख रही थी। हे भगवान, आपने इससे कितना कमाया? यह अविश्वसनीय था। आपने विदेशी निवेशकों से भारी मात्रा में धन हड़प लिया होगा। विलो बेहद खुश लग रही है। अगर वाकई में यह सब उसी तरह हुआ जैसा साइलस ने भविष्यवाणी की थी, तो इसमें कोई शक नहीं कि उसने खूब मुनाफा कमाया होगा। मूलधन और शुल्क काटने के बाद यह लगभग $1 अरब हो जाता है। सिलस की आवाज में भी उत्साह का भाव झलक रहा है। मैं सोमारा में एक गरीब क्षेत्र की सहायता के लिए 52 मिलियन दान करने की योजना बना रहा हूं और मैं सिलस फाउंडेशन की स्थापना के लिए 100 मिलियन भी अलग रखूंगा, जो पहाड़ी गांवों में संघर्षरत बच्चों को शिक्षा दिलाने में मदद करने के लिए समर्पित है। यह सुनकर कि साइलस ने इतना पैसा कमाया है, विलो आश्चर्य से दंग रह गई और काफी देर तक वह कोई जवाब नहीं दे पाती। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से होती है कि साइलस न केवल धनवान बन गया, बल्कि उसका दिल भी इतना दयालु है कि वह एक ही बार में इतना कुछ दान करने को तैयार है। यह लगभग एकदम सही है। बहुत बढ़िया विलो। क्या आप वित्त क्षेत्र में कुशल किसी व्यक्ति को जानते हैं? मुझे फाउंडेशन के प्रबंधन में मदद करने के लिए किसी की आवश्यकता है। विलो इस बारे में सोचती है। जरूर। आपको उसकी जरूरत कब पड़ेगी? मैं आपको अपने एक करीबी दोस्त से मिलवा सकता हूं। उन्होंने हाल ही में विदेश के एक शीर्ष वित्त कार्यक्रम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वह बेहद काबिल है। महान। इस काम में मदद करने के लिए धन्यवाद। अभी मुझे एक ऐसे क्षेत्र का चयन करना होगा जिसे सहायता की आवश्यकता है। विलो फोन काट देती है। सिलस ने जितनी कमाई की है उसे देखते हुए वह सोचती है कि उसकी अपनी कुछ योजनाएं चल रही होंगी और अब उसके लिए चीजें काफी व्यस्त होने वाली हैं। साइलस सारा का नक्शा खोलता है। 52 मिलियन सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जब किसी एक क्षेत्र की वास्तव में मदद करने की बात आती है तो यह वास्तव में उतनी बड़ी रकम नहीं है। सिलस कुछ देर तक इस बारे में सोचता रहता है। क्योंकि उसकी किस्मत में भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास देने की शक्ति है, इसलिए इस तरह के मौके फिर से आने की संभावना है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। वह क्लाउड सिटी के निर्माण में मदद करने से शुरुआत करने का फैसला करता है। साइलस ने स्पिरिट माउंटेन काउंटी का आधिकारिक फोन नंबर ढूंढा और उन्हें अपने आगामी दान के बारे में बताने के लिए संपर्क किया। अधिकारी स्वाभाविक रूप से रोमांचित हैं और वे मिलने का समय निर्धारित करते हैं। उत्साह से भरे साइलस ने ब्रोकरेज फर्म से अपनी सारी मार्जिन फीस वापस ले ली और मैनेजर चैंडलर को $50,000 का बोनस भी दिया। वह अति नहीं करता। वह जानता है कि इस सौदे में मैनेजर का अपना कमीशन पहले से ही काफी अधिक है। इसके बाद वह अपने तीनों रूममेट्स को पैसे भेजता है और उन्हें उधार दी गई राशि का दुगुना लौटा देता है। जहां तक विलो की बात है, चूंकि साइलस के पास उसका खाता नंबर नहीं है,
इसलिए वह उसे तुरंत पैसे वापस करने में जल्दबाजी नहीं करता है। आगे चलकर वे एक दूसरे से खूब मिलेंगे, इसलिए इस रकम को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साइलस थोड़ी देर सोचता है, फिर अपना फोन निकालता है और जूलियन को 1 लाख भेज देता है। धन्यवाद छोटे भाई। कच्चे तेल के शॉर्ट सेल से मेरा मुनाफा संभवतः आपकी कंपनी की कमाई से कई दर्जन गुना अधिक है। इसके बाद सिलस ने अपने अकाउंट बैलेंस का स्क्रीनशॉट भेजा, फिर तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया और डिलीट कर दिया। आखिरकार जो व्यक्ति भाईचारे को महत्व नहीं देता, उसके साथ आगे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ सुलझ जाने के बाद सिलस अपने बिस्तर पर लेट जाता है और छत को घूरने लगता है। क्या उसे महज संयोगवश किस्मत का साथ मिल गया? अचानक ही उसे एक ऐसा खजाना मिल गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, उसने अपनी ही कंपनी को बर्बाद कर दिया था, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी यह प्रतिभा इतिहास में दर्ज हो जाएगी। सिलस ने अपना फोन बंद कर दिया। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि जूलियन को जब पता चलेगा कि उसने कितना पैसा कमाया है तो उसका चेहरा कैसा होगा, और उसके तीनों रूममेट भी शायद उतने ही हैरान रह जाएंगे। वह नींद में डूब जाता है। आखिरकार दिन भर व्यापार पर नजर रखने से उसका पूरा शरीर तनाव से जकड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से थक चुका है। बधाई हो खिलाड़ी, आप अरबपति बनने के कार्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस अप्रत्याशित लाभ का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए करेंगे, जिससे गरीबी में जी रहे लोगों के जीवन में सुधार आएगा और उनकी मदद होगी। ये शब्द उसके सपनों में गूंजते हैं और बाद में सिलस के लिए मार्गदर्शक आदर्श वाक्य बन जाते हैं, क्योंकि वह सारा के सबसे बड़े परोपकारी के रूप में विकसित हुआ। फर्स्ट टेक कॉर्पोरेशन में जूलियन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है जब वह सिलस द्वारा भेजे गए $1 लाख और खाते के स्क्रीनशॉट को देखता है। जैसे ही वह इसकी प्रामाणिकता का मजाक उड़ाने वाला होता है, उसे कुछ दिखाई देता है। अब सिर्फ एक लाल विस्मय चिन्ह बचा है, इसीलिए उसे वास्तव में ब्लॉक कर दिया गया है। जूलियन दांत पीसता है। वह लगभग 1 साल से अपनी कंपनी चला रहा है और उसका मुनाफा मुश्किल से 10 मिलियन तक पहुंचा है, जो अभी भी चारों भाइयों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी मानी जाती है। जूलियन अपना फोन निकालता है और डेरेक को कॉल करता है। डेरेक, क्या आपको पता था कि सिलस ने कच्चे तेल के वायदा कारोबार को शॉर्ट करके $1 बिलियन कमाए थे? जूलियन सीधे मुद्दे पर आता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि वह बेवकूफ ऐसा कर पाएगा? और अगर इसे भी छोड़ दें तो उसे पूंजी कहां से मिलेगी? डेरेक ने लापरवाही से कहा। वह सिलस की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। आखिरकार उसके लिए साइलस अब बेघर कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन डेरेक, मैंने खुद उसके अकाउंट का स्क्रीनशॉट देखा था और उसने मुझे तुरंत ब्लॉक कर दिया। शायद आपको उससे मैसेज करके पता करने की कोशिश करनी चाहिए। जूलियन चिंतित लग रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी के पैसे न कमाने से कोई आपत्ति है, लेकिन वह दूसरों को सफल होते हुए नहीं देख सकता। जब भी किसी और को फायदा होता है तो चुभन महसूस होती है। पर्याप्त, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। हम दोनों को मिलकर वन समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। एक बार जब हमें नियंत्रण प्राप्त हो जाता है तो हम जो चाहें कर सकते हैं। इतना कहकर डेरिक ने फोन काट दिया। मेरिडिया स्टॉक मार्केट सर्किट ब्रेकर और कच्चे तेल की कीमतों में नकारात्मक स्तर तक की गिरावट दिन की सबसे बड़ी आर्थिक खबर बन गई है। हर प्रमुख मीडिया आउटलेट इस घटना पर आक्रामक रूप से अपनी राय प्रकाशित कर रहा है। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर घटना के बाद खुद को विशेषज्ञ बता रहे हैं और कमेंट सेक्शन निराशा से भरे हुए हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के बाद आखिर मैं बैंक का हजारों डॉलर का कर्जदार कैसे हो गया? मेरा काम हो गया, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मैं जो भी खरीदता हूं वह क्रैश हो जाता है। मैं जा रहा हूं। मैंने अपना डिलीवरी स्कूटर तैयार कर लिया है। अब किसी भी मिनट में दोबारा गिग वर्क पर लौटने वाला हूं। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। सोमवार के कई निवेशकों को भी नुकसान हुआ, लेकिन हर किसी में हास्यबोध होता है। भले ही उन्हें पैसों का नुकसान हुआ हो, लेकिन कमेंट सेक्शन एक हास्यपूर्ण बहस में बदल जाता है। ठीक उसी क्षण एक हेडलाइन पूरे थ्रेड में आग लगा देती है। एक रहस्यमय व्यापारी ने कल कच्चे तेल की शॉर्ट सेलिंग करके चौंका देने वाला $1,600,000,000 का मुनाफा कमाया। बिल्कुल नहीं, ये तो नकली ही होना चाहिए या निश्चित रूप से नकली है। हमें जुआ खेलने के लिए लुभाने के लिए बस क्लिकबेट का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गए उत्तर अविश्वास भरी आहों से भरे हुए हैं। मूल पोस्टकर्ता तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि सिलस के खाते का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देता है। देखिए, सचमुच में दिग्गज मौजूद होते हैं। उसके बाद पोस्टर बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई। ये फोटोशॉप किया हुआ लगता है। ऐसा कर पाना आखिर किसे संभव है ना? वे हमें और ज्यादा खेलने के लिए बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रवेश द्वार को देखिए। 55.9। कोई भी सामान्य व्यापारी इतनी सटीक एंट्री हासिल नहीं कर पाता। टिप्पणी अनुभाग सक्रिय रहता है, जबकि संबंधित व्यक्ति पूरी तरह से अनजान बना रहता है। अभी भी थोड़ी देर और सोना चाहता हूं। अंगूठी। होटल का फोन बजता है। अभी भी धुंधली आंखों वाला सिल्स जागता है और रिसीवर उठाता है। सुप्रभात श्रीमान फॉरेस्ट, ये आपकी अनुरोधित वेकअप कॉल है। धन्यवाद। जैसे ही साइलस ने फोन के दूसरी तरफ से आ रही मधुर आवाज सुनी, उसकी नींद तुरंत गायब हो गई। वह अपना फोन उठाता है। लानत है, सिलस लगातार आ रहे संदेशों की अंतहीन धारा को घूरता रहता है।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिर्फ एक रात ही नींद ली हो, लेकिन फिर भी उसे अचानक दर्जनों मिस्ड कॉल आ गए। उसके 3 रूममेट, विलो, मैनेजर चैंडलर और कई अन्य लोग। वह अपना मैसेजिंग ऐप खोलता है। बहुत खूब। 99 से अधिक अपठित संदेश, विशेष रूप से प्रबंधक चैंडलर के थ्रेड में, जिसमें अकेले 20 से अधिक संदेश हैं। साइलस उसे खोलता है और पूरा पढ़ता है। संक्षेप में कहें तो प्रचार बटोरने की कोशिश में ब्रोकरेज फर्म ने पहले ही उनके ट्रेडिंग मुनाफे को प्रकाशित कर दिया है। हालांकि फिलहाल केवल मुनाफे के आंकड़े ही सार्वजनिक हैं, उनकी पहचान नहीं, इसलिए इससे उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। साइलस ने जवाब में संदेश भेजा, कोई बात नहीं। उसके छात्रावास के ग्रुप चैट में भी ढेर सारे संदेश हैं। सिलस उन्हें जल्दी से सरसरी तौर पर देख लेता है। कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। इसके बाद विलो के लगभग 1 दर्जन संदेश हैं जो तरह तरह के इमोजी से भरे हुए हैं। सिलस शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाता है। विलो को दिन भर बाजार देखते रहने से मैं पूरी तरह से थक गया। जब यह सब खत्म हो गया तो मैंने अपना फोन बंद कर दिया और सो गया। साइलस स्क्रॉल करता रहता है। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे छोटा भाई भी उससे संपर्क करेगा और पूछेगा, साइलस, क्या तुमने सच में 1 बिलियन कमाए? सिलस मन ही मन मुस्कुराता है। जूलियन ने ही उसे जानकारी के लिए फिश के पास भेजा होगा। दरअसल यह सच है, हालांकि आपने इसे 600 मिलियन कम करके बताया था। वह संदेश भेजने के बाद साइलस ने एक नई कार लेने के लिए निकलने का फैसला किया, क्योंकि उसने कल स्प्रिट माउंटेन काउंटी जाकर अपना दान देने का निर्णय लिया था। पहाड़ों के पार, समुद्रों के पार स्मर्फ्स का एक काम है। साइलस ने बचते हुए अपने फोन को उठाया। यह विलो है। क्या बात? क्या तुम इतने ज्यादा सोने वाले सुअर हो या कुछ और? विलो ने बनावटी नाराजगी से भरी आवाज में कहा। हैनिस के बारे में खेद। मैं सचमुच बहुत थक गया था। वैसे मुझे अपना खाता नंबर भेज दीजिए, मैं पैसे वापस भेज दूंगा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे के लिए आपकी क्या योजना है? सिलस इस बारे में सोचता है। मैं कल स्प्रिट माउंटेन काउंटी जाकर दान देने की योजना बना रहा हूं और मुझे एक कार भी खरीद लेनी चाहिए। वैसे अब सोच में आ रहा है। विलो में उत्साह आ जाता है। आप स्प्रिट माउंटेन को कितना दान दे रहे हैं? जहां तक कार की बात है, अगर आप कार खरीद रहे हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आपको जो भी चाहिए मैं आपको वहां ले जाऊंगा। मैं आपको डिस्काउंट भी दिला सकता हूं। हाँ, बिल्कुल। मेरे कू तैयार तो हो लेने दे, मैं 30 मिनट में आकर आपको ले जाऊंगा। इतना कहकर विलो फोन रख देती है। कुछ ही क्षणों बाद साइलस को उसका खाता नंबर मिल जाता है। उसे कितना पैसा वापस देना है, यह एक वास्तविक प्रश्न है। आखिरकार उसने बिना किसी झिझक के, बिना कोई सवाल पूछे 6 मिलियन भेज दिए थे और विलो को वास्तव में पैसे वापस लेने की जरूरत नहीं है। सिलस कुछ देर तक इस पर विचार करता है और अंततः ठीक 6 मिलियन वापस भेजने का फैसला करता है। स्पिरिट माउंटेन काउंटी में अपना काम खत्म करने के बाद वह वापस आएगा और उसके लिए उपहार के रूप में कुछ बहुत ही खास चीज चुनेगा। कुछ ही देर में विलो उस होटल में पहुंच जाती है जहां साइलस ठहरा हुआ है। वे दोनों क्लाउड सिटी के सबसे बड़े लग्जरी कार डीलरशिप कॉम्प्लेक्स की ओर गाड़ी चलाकर जाते हैं। यहां हर तरह की लग्जरी कार ब्रांड का शोरूम है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो हम आराम से चुन सकते हैं। सिलस सिर हिलाता है, लेकिन दुनिया की छोटी सोच फिर हावी हो जाती है। वे दोनों मर्सिडीज शोरूम में दाखिल होते हैं और सिलस की पैनी नजर तुरंत क्रिस्टल पर पड़ती है, जो प्रवेश द्वार के पास एक शानदार बिजनेस सूट पहने खड़ी है। रहने भी दो, चलिए कहीं और चलते हैं। हम जहां भी जाते हैं हमेशा बदकिस्मती का सामना क्यों करते हैं? साइलस अचानक रुक जाता है और विलो का हाथ पकड़ लेता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां कार चुनने आए हैं। अपनी पूर्व प्रेमिका को अपना मूड खराब करने क्यों दें? हम पहले से ही यहां हैं, एक बार देख लेना ही बेहतर होगा। क्या यह हमेशा से आपकी पसंदीदा कार नहीं थी? वह जी वैगन। उसके जवाब का इंतजार किए बिना विलो सिलस को खींचकर सीधे शोरूम में ले जाती है। अरे देखो, हमारे छोटे जिगालों को एक अमीर मालकिन मिल गई। अब बहुत बड़ा अंतर है ना? लगता है अब वह कार खरीद सकता है। उन्हें देखते ही क्रिस्टल के दांत गुस्से से भींच जाते हैं। जिस तरह से वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रही है, उससे तो यही लगता है कि वह उन दोनों में से किसी से भी शालीनता से बात नहीं करेगी। लेकिन वे दोनों उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वह वहां है ही नहीं, और सीधे उसके पास से गुजरकर शोरूम के फर्श में चले जाते हैं। क्या आपके पास जी वैगन का कोई स्टॉक है? विलो हमेशा की तरह आदेशात्मक लहजे में पूछती है। यह सुनते ही क्रिस्टल उत्सुकता से उसकी ओर दौड़ पड़ी। आखिरकार जी वैगन की कीमत 10 लाख से अधिक है और इस पर अतिरिक्त लाभ भी लगता है, जिससे यह स्टोर में सबसे अधिक कमीशन वाला मॉडल बन जाता है। हाँ, हम करते हैं। क्रिस्टल के आगे बढ़ते ही उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। साइलस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विलो की भौहें थोड़ी सी कुड़ जाती हैं। क्या यहां सच में कोई काम करता है? क्या आपको नहीं दिख रहा कि ग्राहक आ चुके हैं? विलो ने बिक्री कर्मचारियों के समूह की ओर आवाज लगाई, जिससे सभी चौंक गए, क्योंकि ग्राहक के आने पर जो भी व्यक्ति ड्यूटी पर होता है आमतौर पर वही उससे निपटता है। और फिलहाल क्रिस्टल की निर्धारित शिफ्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस ग्राहक का क्रिस्टल के माध्यम से खरीदारी करने का कोई इरादा नहीं है। यह देखकर एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। नमस्कार, मैं विक्टर स्टर्लिंग, यहां का बिक्री प्रबंधक हूं।
आज मैं आपकी मदद करने में कैसे सक्षम हूं? क्या आपके पास जी वैगन का कोई स्टॉक है? मुझे एक ऐसी कार चाहिए जिसे मैं आज ही शोरूम से लेकर जा सकूं और उस महिला को खुद से दूर रख सकूं। उसे देखकर मेरी शॉपिंग करने की सारी इच्छा ही खत्म हो जाती है। विलो ने बगल में खड़ी क्रिस्टल की ओर उंगली से इशारा किया। विक्टर को भले ही ठीक से पता ना हो कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन वह एक बात जानता है, ग्राहक हमेशा सही होता है, और वह भी जी वैगन जैसी कार पर बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हो। ऐसा ग्राहक किसे पसंद नहीं आएगा? विक्टर ने क्रिस्टल को हाथ हिलाकर विदा किया। क्या आप ग्राहकों के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं? ब्रेक रूम में वापस जाओ, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। विलो की ओर मुड़ते ही उसके चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। हमारे पास एक पूरी तरह से सुसज्जित काली जी वैगन है जिसे आप आज ही ले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आप दोनों के पास पैसों की कमी नहीं है, मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते होंगे कि इस मॉडल की बहुत मांग है और इस पर मुनाफा कमाना जरूरी है। सिलस हाथ हिलाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। क्रिस्टल गुस्से से आग बबूला होकर ब्रेक रूम में घुस जाती है। तो उसने अपने लिए एक अमीर महिला ढूंढ ली। बड़ी बात है। आप इसे चाहे जैसे भी घुमा फिरा कर कहें, जिगालो तो जिगालो ही रहेगा। उसके सहकर्मी उत्सुकता से उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। आखिरकार अगर बिक्री वास्तव में पूरी हो जाती है तो कमीशन काफी अच्छा होगा। वो आदमी तो बस एक्सन की है। क्या आपने उस दिन की खबर नहीं देखी? वह वन समूह का दूसरा बेटा है जिसे परिवार से निकाल दिया गया हो। उसे अपने ही भाई से 10,000 रुपए उधार लेने पड़े। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्रिस्टल बिना किसी दया के साइलस पर जमकर बरसती है। हालांकि तकनीकी रूप से यह मानहानि भी नहीं है, क्योंकि वह जो कुछ भी कह रही है वह सच है। हर किसी की गपशप करने की प्रवृत्ति तुरंत जागृत हो जाती है और पूरा कमरा कानाफूसी से गूंजने लगता है। इसी बीच वे तीनों प्रदर्शन वाहन के पास पहुंच जाते हैं। साइलस बैठकर देखने के लिए गाड़ी में चढ़ जाता है। इतना खराब भी नहीं, अब भी वही जानी पहचानी अनुभूति। उनकी पिछली कार मर्सिडीज जी वैगन 2 थी, हालांकि वह फॉरेस्ट ग्रुप के नाम पर पंजीकृत थी। अपनी कंपनी के दिवालिया हो जाने के बाद उन्होंने फिर कभी उस पर ध्यान देने की जहमत तक नहीं उठाई। मैंने उसे पूरी तरह से वहीं छोड़ दिया। यही वह है। कीमत तय कर लो और फिर मुझसे मिलने आ जाना। और हाँ, मुझे एक सेडान कार भी चाहिए, एक मेबैक या एक एस क्लास, दोनों में से कोई भी चलेगा। यह कहते हुए सिलस विक्टर की ओर मुड़ता है। जी हाँ, दरअसल कल ही हमारी डीलरशिप पर एक बिल्कुल नई मेबाज 450 कार आई है। चलिए मैं आपको इसे दिखाने ले चलता हूँ। विक्टर खुशी से झूम उठता है। देखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताओ, क्या मैं इसे आज ही ले जा सकता हूँ? यदि दोनों कारें आज ही डिलीवर की जा सकती हैं तो कुल कीमत का हिसाब लगाकर मुझे बता दें। मैं अभी इन दोनों को लेकर गाड़ी में बैठकर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। बेशक साहब। महोदया कृपया बैठ जाइए और थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं अभी जाकर कीमत तय कर लेता हूँ। विक्टर उत्सुकता से वित्त कार्यालय की ओर दौड़ पड़ा। दोनों कारें उच्च श्रेणी की लग्जरी गाड़ियां हैं। दोनों पर अतिरिक्त कीमत लगती है और दोनों की कुल कीमत 41,30,000 है। विक्टर बिल लेकर लौटता है। महोदय, दोनों वाहनों का कुल योग 41,30,000 रुपये है। मैंने आपके लिए कंपनी से एक विशेष छूट प्राप्त कर ली है। हम अतिरिक्त राशि को कम कर सकते हैं और मैं इसमें मानार्थ सहायक उपकरण, सुरक्षात्मक कार कवर और अन्य अतिरिक्त सेवाएं भी शामिल कर दूंगा। विक्टर उत्साह से चमकती आंखों से सब कुछ बताता है। अगर यह सौदा पूरा हो जाता है तो अकेले उनका कमीशन ही हजारों डॉलर का होगा। इस महीने आखिरकार वह कराओके में जाकर खुद को एक शानदार शाम का तोहफा दे पाएगा। बस कार्ड से भुगतान कर दें। साथ ही अपने 2 कर्मचारियों को कारों को होटल में बने क्लाउड तक ले जाने के लिए कहें। कृपया चाबियां फ्रंट डेस्क पर सिलस फॉरेस्ट के नाम से छोड़ दें। समझ गया। विक्टर सिलस द्वारा दिए गए कार्ड को ले लेता है। बहुत खूब। 88,882 पर समाप्त होता है और इसे प्रोसेस करने के लिए वित्त कार्यालय की ओर तेजी से निकल जाता है। भुगतान होते ही वित्त क्लर्क की आंखें बेहद चौड़ी हो गईं। अरे विक्टर, क्या मुझे कुछ भ्रम हो रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अरे यार, क्या यह आदमी सच में ऐसा है? क्या यह व्यक्ति वास्तव में मेरा कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार हो सकता है? इस खाते में 1 अरब से अधिक राशि है। क्लर्क विश्वास से देखता रहता है। उसने आज तक किसी को भी एक ही खाते में इतनी बड़ी रकम जमा करते हुए नहीं देखा था। यह सुनकर विक्टर खुद जांच करने के लिए आगे झुकता है। हे भगवान, पूरे के पूरे शून्य। यह आदमी किस तरह का दिग्गज है? इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने कीमत को लेकर मोल भाव करने की जहमत ही नहीं उठाई। विक्टर को सिल्स का बैंक कार्ड लेकर वित्त कार्यालय की ओर जाते देख क्रिस्टल तुरंत ब्रेक रूम से बाहर निकल जाती है। अगर विलो भुगतान कर रही होती तो क्रिस्टल शायद उनका मजाक उड़ाने से खुद को रोक लेती। विलो वास्तव में धनी है, लेकिन क्रिस्टल को लगता है कि वह साइलस की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है। यह मुश्किल से 10,000 है और वैसे भी उसका कार्ड फ्रीज हो चुका था। उसके लिए 4 मिलियन का भुगतान करना किसी भी तरह से संभव नहीं है। क्रिस्टल व्यंग्य से भरी आवाज में सिलस के पास पहुंचती है। अरे कृपया दिखावा करने की कोशिश न करें, क्योंकि आप ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं रखते। अंततः आपको कार बेचनी ही पड़ेगी। महोदया, जिगालो के नाटक से मूर्ख मत बनिए। मैं आपको बता दूं, वह बेहद कंजूस है। क्रिस्टल लगातार बड़बड़ाती रहती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। वाह,
किसे पता था? तुमने इस लड़की को काफी बुरी तरह चोट पहुंचाई होगी, है ना? अमीर लड़के, वह रुक ही नहीं सकती। विलो जहां भी जाती है छेड़ती रहती है। उसकी उपेक्षा करें। थोड़ी देर में खाना खाने चलते हैं। क्या आपने तय कर लिया है कि आप कहाँ खाना खाएंगे? यह मुझ पर है। विलो सिर हिलाती है। अरे वाह, अब तो उदारता दिखा रहे हो। क्या आप अपनी जेब से 20,000 रुपये भी जुटा सकते हैं? जब आप मुश्किल से कुछ खरीद सकते हैं तब भी अमीर होने का दिखावा करना। ठीक उसी क्षण शोरूम में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। विक्टर भुगतान की रसीद हाथ में लिए दौड़ता हुआ आता है और ठीक उसी समय क्रिस्टल को अपनी नई कमाई के स्रोत के बारे में बकवास करते हुए पकड़ लेता है। तुम आखिर कह क्या रहे हो? यह हमारे सबसे सम्मानित वीआईपी ग्राहक हैं। उसके खाते में 1 अरब से अधिक रुपए हैं और आप कह रहे हैं कि वह एक समय का भोजन भी नहीं खरीद सकता। जैसे ही ये शब्द सुनाई देते हैं पूरा शोरूम एकदम शांत हो जाता है। क्रिस्टल पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है, मानो उन शब्दों ने ही उसे थप्पड़ मार दिया हो। नहीं रुकिए, उनके खाते में 1 अरब से अधिक? यह किस तरह की बकवास है? ऐसा संभव ही नहीं है। उसके जैसे कंगाल और हारे हुए इंसान के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? क्या आपको कोई जानकारी है? कुछ ही दिन पहले वह इतना कंगाल हो गया था कि उसके पास केवल $10,000 बचे थे और उसे इसके लिए अपने ही भाई से भीख मांगनी पड़ी थी। क्रिस्टल चीख पड़ती है। वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रही है। इस समय विक्टर को सचमुच क्रिस्टल का गला घोंटने की तीव्र इच्छा हो रही है। यह अस्वीकार्य व्यवहार है। क्या इन दोनों के बीच किसी तरह की खूनी दुश्मनी है? यह बिल्कुल अनावश्यक है। अपनी आंखें खोलो और खुद देख लो। देखें कि क्या वाकई इतनी रकम है। विक्टर ने बिल को सीधे क्रिस्टल के चेहरे पर दे मारा। क्रिस्टल उसे पकड़ती है और देखती है। ठीक है, क्या आप उस पर देखेंगे? वह 48 वाला अंत। वह इस कार्ड को बहुत अच्छी तरह जानती है। यह सिलस का वृत्तांत है। जब वे दोनों साथ थे तब यह कार्ड एक बैंक मैनेजर द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया गया था। कुछ समय तक साइलस को इसका इस्तेमाल करना काफी पसंद था। वह इसमें कई मिलियन जमा करता था और क्रिस्टल को इससे खुलकर खर्च करने देता था। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल असंभव। अगर यह पैसा असली भी है तो भी यह उस घटिया आदमी का नहीं हो सकता। एक दिवालिया एयरलाइन के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? यह उसी महिला से आया होगा। क्रिस्टल अब भी इसे मानने से इनकार कर रही है। यह सुनकर विलो जोर से हंस पड़ी। प्रियतम, तुम मुझे जरूरत से ज्यादा आंक रही हो। अगर यह कुछ मिलियन होता तो ठीक है, यह मेरे लिए जेब खर्च जैसा ही होता, लेकिन 1 अरब? सोमाना में कितने लोग ऐसे हैं जो बिना पसीना बहाए ऐसा कर सकते हैं? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। आप दोनों के अलग होने के बाद सिलस ने इस पैसे का हर एक पैसा कमाया और अब उसे इसका पछतावा हो रहा है। विलो ने चाकू को और गहरा घुमाया। अब न तो उसके मन में और न ही साइलस के मन में क्रिस्टल के लिए कोई स्नेह बचा है। साइल्स ने अब तक हिसाब बराबर करने की कोशिश इसीलिए नहीं की है क्योंकि वह उनके बीच के पुराने रिश्ते को याद रखता है। क्रिस्टल सदमे से ढंसी हुई, जम सी गई है। उसकी आंखें खाली खाली सी हैं। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? वह अचानक उठती है और सिलस के पास दौड़कर जाती है। उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। जान, मुझे पता है कि तुम दिल से अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? आप यहां कार खरीदने आए हैं क्योंकि आपको पता था कि मैं यहां अपने बिक्री लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए काम करता हूं, है ना? यह ठीक है। आपको इसे कहने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगा। चलो फिर से मिलते हैं। ठीक है। क्रिस्टल ने अपनी पहले वाली शत्रुता पूरी तरह से खो दी है। आखिरकार $1 अरब का भार इतना भारी होता है कि उसका विरोध करना असंभव है। सिलस ने विलो की ओर देखा। उसके होठों पर एक बेबस मुस्कान आ गई। काम पर वापस आओ। सपने देखना बंद करो। वह विक्टर की ओर मुड़ता है। मैंने जो पूछा था उसे याद रखना। दोनों कारों को होटल के गैरेज में पार्क करें। हमें दोपहर के भोजन के बाद आज दोपहर फिर से उनकी आवश्यकता होगी। और हाँ, टैंक भरना ना भूलें। विलो, विक्टर को पेट्रोल के खर्च के लिए कुछ पैसे दे दो। विलो ने लापरवाही से अपने लिमिटेड एडिशन गुच्ची हैंडबैग में हाथ डाला। लगभग 4 से 5,000 रुपये नकद निकाले और विक्टर के हाथों में रख दिए। नियमित अनलेड, याद है ना? इतना कहकर सिलस विलो का हाथ पकड़कर शोरूम से बाहर निकल जाता है और क्रिस्टल को पछतावे में डूबी हुई पीछे छोड़ देता है। विक्टर उत्साह से झूम रहा था और पास में मौजूद अन्य बिक्री कर्मचारी इस नाटक का भरपूर आनंद ले रहे थे। चलिए खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। मुझे क्लाउड सी यूनिवर्सिटी के पास वॉल स्ट्रीट फूड आउटलेट से भुनी हुई बत्तख चाहिए। चलो साथ चलते हैं। बाहर निकलते ही विलो ने खुद ही साइलस के हाथ में अपना हाथ डाल दिया। उसकी आवाज मीठी और चंचल थी। साइलस ने सिर हिलाया। मर्सिडीज शोरूम के अंदर वापस आकर विक्टर का चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि वह क्रिस्टल को देखता है जो अभी भी वहीं एक तक देख रही है। खुद समझाएं, आप असल में क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने 2 लग्जरी कारें सीधे खरीद लीं। वो कीमत पर मोल भाव तक नहीं करता और तुम अपनी बेतुकी बातों से लगभग पूरे सौदे को ही बर्बाद कर देते हो। इस डीलरशिप को सजावट की जरूरत नहीं है। इसमें परिणाम की आवश्यकता है। क्या तुम समझते हो कि अगर मैंने आज हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यह पूरी बिक्री ठप हो जाती? गुस्से से हाँफते हुए विक्टर ने क्रिस्टल पर बेहिचक हमला बोल दिया। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? 1 अरब की संपत्ति वाले व्यक्ति को भी वह महिला भगाने में कामयाब हो जाती है। क्या क्रिस्टल किसी संत का पुनर्जन्म है? हाँ, मैं हंसते हंसते मर रहा हूं।
वह लगातार यही कहती रही कि दिवालिया वारिस के पास पैसे नहीं हैं, और पता चला कि दिवालिया होने के बाद उनकी कुल संपत्ति वास्तव में पड़ गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पछतावे के मारे अपना सिर दीवार पर पटक देना चाहता। पास ही में बिक्री कर्मचारी आपस में उत्साहपूर्वक बातें कर रहे हैं, लेकिन क्रिस्टल को फिलहाल इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही विचार चल रहा है, साइलस को वापस जीतना। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि कुछ चीजें एक बार हो जाने के बाद कभी वापस नहीं ली जा सकती। अपना सामान पैक करो, वित्त विभाग जाओ और इस महीने का वेतन ले लो। सच कहूं तो आपने मुश्किल से कुछ ही दिन काम किया है। किताब खरीद लें, इसके लिए आपको पैसे भी नहीं मिलने चाहिए, लेकिन आज मेरा मन उदार है, इसलिए जाओ, अपनी तनख्वाह लो और निकल जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी शोरूम में नहीं देखना चाहता। इतना कहकर विक्टर गुनगुनाते हुए वहां से चला जाता है। पीछे कर्मचारियों की ओर से उपहास का माहौल छा जाता है और क्रिस्टल अकेली खड़ी रह जाती है, जिसकी आंखें खाली होती हैं। सिलस और विलो दोपहर का भोजन समाप्त करके होटल वापस चले जाते हैं। क्लाउड सिटी के डाउनटाउन से स्पिरिट माउंटेन काउंटी तक गाड़ी से जाने में लगभग 3 घंटे लगते हैं, इसलिए साइलस ने तुरंत निकलने का फैसला किया। विलो, मैं अब सीधे स्पिरिट माउंटेन काउंटी के लिए रवाना हो रहा हूं। जब मैं वहां सब कुछ निपटा लूंगा तो मैं फिर से तुमसे मिलने आऊंगा। विलो सिर हिलाती है। वह हमेशा से ही बेहद समझदार रही हैं, और इसके अलावा उन्हें अपना खुद का व्यवसाय भी चलाना है, इसलिए सड़क पर सावधान रहें। पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। साइलस मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेता है। दोनों कुछ पल उस पल का आनंद लेते हैं, फिर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। साइलस फ्रंट डेस्क पर जाता है और स्पिरिट माउंटेन काउंटी की इस यात्रा के लिए अपनी मर्सिडीज जी वैगन की चाबियां लेता है। साइलस ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह पैसों का इस्तेमाल कैसे करेगा। कोई बात नहीं, वहां पहुंचकर वह सोच लेगा। वह जो देखेगा उसके आधार पर फैसला करेगा। इसी सोच के साथ साइलस कार में बैठता है और निकल पड़ता है। हालांकि उसने स्पिरिट माउंटेन काउंटी के अधिकारियों को यह नहीं बताया है कि वह समय से पहले जा रहा है। उनकी तय बैठक कल के लिए है। पहाड़ों के पार, समुद्र के पार स्मर्फ्स का एक गांव है। साइलस अपने फोन पर नजर डालता है और देखता है कि ग्रेस का फोन है और वह फोन उठाता है। हे मां। साइलस की आवाज सुनकर ग्रेस आखिरकार अपना आपा खो बैठती है। जब से उसने साइलस को पैसे भेजे थे तब से उसकी जिंदगी सचमुच मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मार्कस ने साफ तौर पर आदेश दिया था कि किसी को भी साइलस की मदद करने की इजाजत नहीं है। खैर, और हां, मार्कस के लिए सबके वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करना बहुत आसान था। उसी रात ग्रेस ने साइलस को पैसे ट्रांसफर कर दिए। मार्कस को पहले से ही पता था, इसलिए घर में ग्रेस के प्रति उसका व्यवहार लगातार ठंडा होता जा रहा था। और इससे भी बुरा, आज दोपहर ही मार्कस ने उसे जंगल वाले घर से निकलकर कहीं और रहने की जगह ढूंढने का आदेश दिया था, सिर्फ इसलिए कि ग्रेस ने उसके बनाए नियमों को तोड़ा था। प्यारी, तुम कहां हो? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इतने लंबे समय तक उपेक्षित और नजरअंदाज किए जाने के बाद ग्रेस की आवाज भावनाओं से भर उठी। आखिरकार वह खुद को संभाल नहीं पाई। तुम्हारे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, और उन्होंने कहा कि वह तुम्हें वह 10 मिलियन सालाना भत्ता भी नहीं देंगे। उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे। क्या? साइलस ने अपने रियरव्यू मिरर में देखा और कार को सड़क के किनारे रोककर अपनी इमरजेंसी लाइटें चला दी। ठीक है मां, अपना सामान पैक करो और क्लाउड सिटी के लिए सबसे जल्दी मिलने वाली फ्लाइट बुक करो। मुझे इसमें बता देना, मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। 10 मिलियन सालाना भत्ता भूल जाइए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपके बेटे ने पिछले कुछ दिनों में 1.1 बिलियन कमाए हैं। आपका खर्चा उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेस सदमे से जम जाती है। 1.1 बिलियन? सच में? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? जल्दी से अपनी फ्लाइट बुक कर लीजिए, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं। मुझे रुकने के लिए जगह ढूंढने दीजिए, मैं आपको वापस कॉल करूंगा। इतना कहकर सिल्स फोन काट देता है और गाड़ी चलाना जारी रखता है। सबसे नजदीकी रेस्ट स्टॉप अभी भी 30 या 40 किलोमीटर दूर है। यह खबर सुनकर ग्रेस तुरंत अपनी कमर सीधी कर लेती है। 1.1 बिलियन, इसका मतलब क्या है? जब तक वह इसे लापरवाही से उड़ा नहीं देती तब तक यह जीवन भर के लिए काफी है। यह सोचकर ग्रेस अपनी आंखें पोंछती है, खुद को एक तरफ धकेलती है। अब वह उसके साथ रहने की जहमत भी नहीं उठाएगी। ग्रेस मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े पैक करना शुरू कर देती है। मार्कस ने अपने तरीके से एक आदर्श जीवन जिया है। आधिकारिक तौर पर उसकी केवल एक पत्नी है, लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं वे जानते हैं कि उसकी 2 रखैलें भी हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें 2 बेटे दिए। ग्रेस उनकी दूसरी प्रेमिका के रूप में ने उन्हें सिल्स दिया। दूसरी प्रेमिका की प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो गई। वह ऑपरेशन टेबल से जीवित नहीं उठ पाई। मार्कस अभी भी काफी पारंपरिक विचार रखते हैं, इसलिए पूरा परिवार एक 6 मंजिला हवेली में एक साथ रहता है, जिसमें प्रत्येक परिवार अपनी अपनी मंजिल पर रहता है। ग्रेस मार्कस के जीवन में तब शामिल हुई जब वह पहले ही अपनी संपत्ति बना चुके थे, इसलिए अपनी पहली पत्नी के विपरीत उन्हें कभी उनके साथ कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। इसी वजह से उन्हें हमेशा परिवार में नाराजगी का सामना करना पड़ा है। जब मार्कस स्वस्थ थे तब यह तनाव ज्यादातर सतह के नीचे ही रहा,
लेकिन जब से उन्होंने अपने 4 बेटों के बीच विरासत की प्रतियोगिता की घोषणा की है, तब से दुश्मनी और भी बढ़ गई है। पहले तो मार्कस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ग्रेस ने सिल्स को पैसे भेजे हैं, तो उनकी सहनशीलता पूरी तरह से खत्म हो गई। दशकों तक कॉरपोरेट जगत पर राज करने वाले एक दिग्गज व्यवसायी के रूप में मार्कस को अपनी इच्छा का उल्लंघन होने से ज्यादा कुछ भी नापसंद नहीं है। जैसे ही ग्रेस अपना सामान पैक करती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिरकार इस जगह में उसकी कई सालों की यादें बसी हैं, लेकिन खुद को मजबूर करना अब और रुकने का कोई मतलब नहीं। बेहतर है कि वह सम्मान के साथ अपनी शर्तों पर चली जाए। आईवी, मेरे लिए क्लाउड सिटी की फ्लाइट बुक कर दो, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। ग्रेस ने अपने पीछे खड़ी युवती से धीरे से कहा। मैडम, क्या आप सच में जा रही हैं? आईवी ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई थी, क्योंकि उसने कई सालों तक ग्रेस की वफादारी से सेवा की थी। ग्रेस ने सिर हिलाया। यह जगह अब मुझे यहां नहीं चाहती। रुकने का क्या मतलब? टिकट बुक कर दो, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। ठीक है मैडम, मैं 2 टिकट बुक कर दूंगी। क्या मैं आपके साथ आ सकती हूं? हम भुगतान बाद में कर लेंगे। अगर आप अब यहां नहीं रहेंगी तो मेरे भी यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। ग्रेस ने सिर हिलाया। आखिरकार आईवी कई सालों से उसके साथ रही है, उसके रोजमर्रा के जीवन के हर काम को संभालती रही है। उसके साथ कोई ना हो तो शायद सब कुछ ठीक से न चले। ठीक है, जाओ। आईवी अभी मुश्किल से ही गई थी कि बेडरूम का दरवाजा खुल गया। अरे, छोटी बहन अपना सामान पैक कर रही है, क्या बात है? अब यहां और नहीं रह सकती? एक तीखी और चुभने वाली आवाज। बीच में ही टोकते हुए ग्रेस का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। ये मार्कस की पत्नी डायने थी। अरे, तुम्हारे बेटे ने आखिरकार कुछ हासिल कर लिया है। क्या अब वह तुम्हें भी मौज मस्ती के लिए ले जा रहा है? मैं अब इस जगह को लेकर तुमसे और झगड़ा नहीं करने वाली। इतने सालों में कोई स्पष्ट विजेता नहीं। मैं भी थक चुकी हूं। ग्रेस को डायने से और बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डायने पास आकर जोर से हंसने लगी। हाँ, तुम्हारे बेटे ने कुछ हासिल कर लिया? कैसे? 1 साल से भी कम समय में 10 मिलियन उड़ाकर, या फिर परिवार से पूरी तरह निकाल दिए जाने से? तुम्हें पता है, इतने सालों बाद भी तुम सिर्फ बातें करती हो, कुछ करती नहीं। सदियों बाद जब पुरातत्वविद तुम्हारे अवशेषों को खोद कर निकालेंगे, तो वे शायद इस बात पर आश्चर्य करेंगे कि इतने लंबे समय पहले मरे हुए व्यक्ति की जबान अभी भी इतनी तेज कैसे है। डायने हंसते हुए अपना मुंह ढक लेती है। ग्रेस के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है। ओह, मेरे बेटे ने कुछ खास हासिल नहीं किया, बस कुछ ही दिनों में 1 बिलियन कमा लिए, बस इतना ही। हालांकि मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी रकम तो तुम्हारे लिए जेब खर्च जैसी ही होगी। ग्रेस गला साफ करती है। इतने सालों में क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते देखा है? ये जगह अपने पास रखो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारा है। मैं अपने बेटे के साथ अपने सुनहरे दिन बिताने जा रही हूं। ग्रेस पलटवार करती है। 1 अरब। डायन का चेहरा तुरंत बदल जाता है। 1.1 अरब। उस निकम्मे सिलस ने इतना कमा लिया? अरे, दिखावा करना बंद करो। अगर तुम सच में जाना नहीं चाहती तो मुझसे भीख मांग लो, शायद मैं तुम्हें रहने दूं। जाओ, भीख मांगो। डायन को एक पल के लिए भी यकीन नहीं होता कि सिलस ऐसा कुछ कर सकता है। ग्रेस अपना सिर हिलाती है। ये पूरा घर अपने पास रखो। अभी मुझे सामान पैक करना है, इसलिए कृपया जाओ। और वैसे थोड़ी तमीज सीख लो। किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाना और इजाजत लेना अच्छी शुरुआत होगी। क्या तुम्हें पता है कि मार्कस इतने सालों से तुमसे दूर क्यों रहा है? क्योंकि तुम बेहद असभ्य हो। ग्रेस डायन पर जीभ निकालती है। बात खत्म। ये दोनों सालों से इसी तरह झगड़ती आ रही हैं, लगातार एक दूसरे पर ताने मारती रहती हैं। मैं बस इंतजार करूंगी और देखूंगी कि तुम बेघर होकर सड़कों पर आ जाओगी। तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं होगी, और जब तुम घुटनों के बल बैठकर भीख मांगोगी तो मैं तुम्हें भाव तक नहीं दूंगी। इतना कहकर डायने गुस्से में वहां से चली जाती है। रेस्ट स्टॉप पहुंचते ही साइलस ग्रेस को फोन करता है। क्या तुम्हारी फ्लाइट बुक हो गई? आज रात 9:00 बजे लैंडिंग है। अच्छा, मैं तुम्हारी होने वाली बहू को मैसेज कर दूंगी कि वो तुम्हें लेने आ जाए। और हाँ, मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज दूंगी। ग्रेस तुरंत फोन काट देती है, अपना अकाउंट नंबर भेजती है और जल्दी से मेन हॉल की तरफ भागती है, क्योंकि डायने सोफे पर बैठकर फल खा रही होती है। टिंग, आपके अकाउंट नंबर 68 में अभी अभी 100 मिलियन का रियल टाइम डिपॉजिट हुआ है। मौजूदा बैलेंस 1,42,00,000 है। ग्रेस ने जानबूझकर ट्रांसफर अलर्ट को जोर से बोलने के लिए सेट किया है, और उतनी ही जानबूझकर डायने के पास से गुजर जाती है। ओह प्यारी, मुझे समझ आ गया, लेकिन तुम मुझे इतना सारा पैसा क्यों भेज रही हो? इस उम्र में मैं इसे पूरा खर्च नहीं कर पाऊंगी। ग्रेस का चेहरा खिल उठा, जबकि डायने, जिसका कांटा हवा में ही रुका हुआ था, गुस्से से पीली पड़ गई, मानो उसके सामने ही धन का प्रदर्शन कर रही हो। ग्रेस ने आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी बात पहले ही साबित हो चुकी थी। ओह, तुम अभी भी यहीं हो? इसके लिए माफ करना, लगता है आवाज थोड़ी तेज थी। खैर, खाओ, खाते रहो, मैं अब जा रही हूं। ग्रेस आलस से अंगड़ाई लेती है, फिर पीछे खड़ी आईवी की ओर मुड़ती है। चलो, अपना खुद का आलीशान घर खरीदते हैं। इस तरह के परेशान करने वाले इंसान के साथ रहने का कोई मतलब नहीं, इससे हमारी उम्र ही कम होगी। डायने पलटकर जवाब देने के लिए उठने लगती है, लेकिन वे दोनों पहले ही दरवाजे से आधी बाहर निकल चुकी होती हैं। विलो,
मेरी माँ आज रात 9:00 हवाई अड्डे पर पहुंच रही हैं। मेरे पास जाने का समय नहीं है। क्या तुम उन्हें लेने जा सकती हो और फिर उन्हें मेरे होटल तक पहुंचाकर उनका इंतजाम कर सकती हो? सिलस फोन पर बात कर रहा है। वेलो, हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। गला साफ करते हुए मैंने अपनी माँ से कहा कि उनकी होने वाली बहू उन्हें लेने आएगी, इसलिए तुम्हें अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहिए। यह सुनकर वेलो का चेहरा खुशी से चमक उठा। हालांकि फोन रखने से पहले उसने एक शरारती सी आह भरी। हाईवे से उतरते ही सिलस का दिल थोड़ा बैठ गया। शुक्र है उसने एसयूवी खरीदी थी। एक साधारण सेडान का इंजन यहां टूट जाता। सड़क गड्ढों से भरी हुई थी, जैसे किसी अधूरी निर्माण साइट पर हो। नाम और निशान भी नहीं था कि सड़क चिकनी हो। सिलस ने यह नजारा देखकर सिर हिलाया। मुश्किल, यह मुश्किल होने वाला है। जैसा कि कहावत है, अगर अमीर बनना है तो पहले सड़क बनाओ। लेकिन साफ तौर पर स्पिरिट माउंटेन काउंटी का बुनियादी ढांचा अब भी उस स्तर पर नहीं है जहां उसे होना चाहिए। फिर भी सिलस के पास अभी अकेले पूरे काउंटी को बदलने के लिए संसाधन नहीं है। तो फिर क्या करें? देखते हैं स्थानीय सरकार ने क्या योजना बनाई है। आखिरकार साइलस अपने $52 मिलियन के दान के बारे में काउंटी अधिकारियों से पहले ही संपर्क कर चुका है। हालांकि इसका उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए, इस बारे में उसने कभी कुछ स्पष्ट नहीं किया और न ही कोई मांग रखी। साइलस शहर में बिना किसी उद्देश्य के गाड़ी चला रहा है और एक सिग्नल के हरे होने का इंतजार करते हुए एक अनियंत्रित 3 पहियों वाली गाड़ी अचानक एक अजीब और अप्रत्याशित मोड़ लेती है और सीधे एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति की ओर बढ़ती है। बुजुर्ग व्यक्ति ने भूसे की टोपी पहन रखी है, छड़ी के सहारे चल रहा है और दूसरे हाथ में एक छोटी टोकरी लिए हुए है। गाड़ी का चालक उसका पीछा करता है और आसपास के लोगों को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता है। शुक्र है गाड़ी बहुत तेज नहीं चल रही है। पास में सड़क पार कर रहे सभी लोग उसके रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति को देखने के लिए नहीं रुकता। बुजुर्ग होने के कारण वह जल्दी से हिल नहीं सकता और उसके लिए रास्ते से हटना पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हस्तक्षेप के बिना निश्चित रूप से उसे टक्कर लग जाएगी, लेकिन सौभाग्य से साइलस अपनी जी वैगन में बैठा हुआ सबसे पहले वहां पहुंच जाता है। लाल बत्ती पर लाइन में खड़ा एक व्यक्ति बिना एक पल सोचे उसने एक्सीलरेटर दबाया और भागती हुई गाड़ी की ओर सीधा दौड़ पड़ा। उसकी योजना सरल थी, बूढ़े आदमी की रक्षा के लिए गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उसे उसके रास्ते से हटाना। गाड़ी मालिक ने मर्सिडीज को अपनी ओर तेजी से आते देखा और लगभग डर के मारे उछल पड़ा। अपनी प्यारी गाड़ी की चिंता को वहीं त्याग दिया। टक्कर से ठीक पहले सिलस ने गति धीमी कर दी। एक जोरदार धमाके के साथ मर्सिडीज ने गाड़ी को एक तरफ पलट दिया। तीनों पहिए अभी भी बेकार घूम रहे थे। बूढ़ा आदमी सुरक्षित था, हालांकि बुरी तरह से घबराया हुआ था। सदमे में उसने अपनी छड़ी गिरा दी। उसकी टोकरी जमीन पर गिर गई, जिससे फुटपाथ पर धूल बिखर गई। फिर वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा और बार बार अपना सीना पकड़ लिया। सिलस उसे उठाने के लिए कार से बाहर भागा और उसका हालचाल पूछा। क्या आप ठीक हैं साहब? बूढ़े आदमी के माथे से पसीना टपक रहा था। कुछ देर सांस लेने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं जवान आदमी, धन्यवाद। बस अफसोस की बात है, यह सब फलों की टोकरी जो मैंने अभी तक बेची नहीं थी, कितना नुकसान हुआ। बूढ़ा आदमी जमीन पर बिखरे फलों को खाली निगाहों से देखता है और खुद उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। साइलस उसे तुरंत रोक देता है। बस एक पल रुकिए, मैं संभाल लेता हूं। थोड़ी ही देर में साइलस ने सारे बिखरे फल इकट्ठा कर लिए। ठेला मालिक अपनी गलती का भली भांति ज्ञान रखते हुए साइलस से मुआवजा मांगने की हिम्मत तक नहीं करता। अगर साइलस न होता तो उसका अपना ठेला सीधे बूढ़े आदमी को टक्कर मार देता, जिससे हालात और भी बदतर हो जाते। महोदय, कृपया मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, हम यहाँ यातायात नहीं रोक सकते। साइलस बूढ़े आदमी को अपनी गाड़ी तक ले जाता है, उसके लिए दरवाजा खोलता है, उसे अंदर बैठने में मदद करता है और गाड़ी चलाकर निकल जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद साइलस को पता चलता है कि बूढ़ा आदमी वास्तव में स्पिरिट माउंटेन काउंटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक गांव में रहता है। वह 70 वर्ष का है और अपने बगीचे के पके फल बेचने के लिए आया था, ताकि अपनी 6 साल की पोती के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सके। लेकिन आज उसकी एक भी बिक्री नहीं हुई थी, और तो और इसी वजह से यह हादसा हुआ। चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको घर छोड़ देता हूं, बस थोड़ी देर गाड़ी में इंतजार कीजिए, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूं। साइलस एक सुपरमार्केट के सामने गाड़ी पार्क करता है और बूढ़े आदमी की पोती के लिए नाश्ता चुनने अंदर चला जाता है। अपनी उम्र के हिसाब से साइलस ने सालों से नाश्ता नहीं खाया है, लेकिन बूढ़े आदमी की हालत देखकर लगता है कि पोती की जिंदगी भी आसान नहीं होगी। इसलिए साइलस सीधे नाश्ते वाले सेक्शन में जाता है और जो भी चीज उसकी नजर में आती है उसे उठा लेता है। देखते ही देखते उसकी ठेली पूरी तरह से नाश्ते से भर जाती है। बिल चुकाने के बाद उसके पास सैकड़ों रुपए के 2 बड़े बड़े थैले हो जाते हैं। वह नाश्ते को टिग्गी में रखता है, वापस गाड़ी में बैठता है, नेविगेशन चालू करता है और बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए पते की ओर चल पड़ता है। आखिरकार आज उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए वह इस नेक काम को पूरा कर ही लेता है। काउंटी सीट से बूढ़े आदमी के गांव तक गाड़ी चलाना ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पैदल चलने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह काफी लंबा रास्ता हो सकता है। पैदल तो बहुत लंबा समय लगता। शुक्र है बूढ़े आदमी ने आधी दूरी ही तय की थी कि उसे एक सवारी मिल गई, जो उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए बहुत दुर्लभ बात थी।
सिल्स के मन में सहानुभूति की एक लहर दौड़ गई। क्या यही वह कारण था जिसके चलते उसने अच्छे कर्म करने का फैसला किया था? वही सबक जो भाग्य उसे सिखाना चाहता था। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही सड़क गड्ढों से भरी हुई थी, जिनमें हाल ही में हुई बारिश का पानी भरा हुआ था। युवक, इस सड़क से गाड़ियां 100 गांव में नहीं जा सकती, यह बहुत खराब है। आगे मत जाओ, वरना तुम फंस जाओगे और निकल नहीं पाओगे। इससे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। यह सुनकर सिलस चिंतित होकर भौहें सिकोड़ लेता है। अगर उसे यह पहले पता होता तो वह कम नाश्ता खरीदता। एक गलत अनुमान। ठीक है महोदय, मैं आपके साथ चलता हूं। सिलस बूढ़े आदमी को कार से बाहर निकालने में मदद करता है और ट्रंक से नाश्ते के 2 बैग निकालते हुए दांत पीसता है। धीरे धीरे बूढ़े आदमी के पीछे चलता है। यहाँ की सड़क की मरम्मत क्यों नहीं हुई? यहाँ से गाड़ी चलाना भी मुश्किल है। इस हालत में गांव का विकास कैसे होगा? साइलस दांत पीसते हुए पूछता है, ये सोचते हुए कि अगर सड़क ठीक हो गई होती तो उसे ये बोरियां इतनी तकलीफ से ढोनी ना पड़ती। बूढ़ा आदमी आह भरते हुए सिर हिलाता है। हम भी सड़क ठीक करवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं है। काउंटी सरकार के पास फंड नहीं है, और जब तक यह कस्बों तक पहुंचता है तब तक और भी कम हो जाता है, और जब तक यह हर गांव तक पहुंचता है तब तक लगभग कुछ भी नहीं बचता। हमारे गांव के हर घर में किसी न किसी तरह का फल उगाया जाता है, और यह बहुत दुख की बात है। अभी फसल का चरम मौसम है, लेकिन कुछ दिन पहले ही भारी बारिश हुई। सड़कें गड्ढों और कीचड़ से भरी हैं। पैदल चलना ही काफी मुश्किल है। शहर में बेचने के लिए घंटों पैदल फल ढोना तो और भी मुश्किल है। इस सड़क को सच में ठीक करने की जरूरत है। साइलस को अचानक समझ आता है कि उसके 52 मिलियन कहां खर्च होने चाहिए। इस गांव का हर घर फल उगाकर अपना जीवन यापन करता है, हर किसी का अपना बाग है, लेकिन परिवहन की समस्या का कोई हल ही नहीं है। हर साल जब फल पकते हैं तो बाहर के व्यापारी उन्हें खरीदने के लिए गांव तक गाड़ी से आते हैं और इतनी कम कीमत लगाते हैं कि लगभग अपमान सा लगता है। लेकिन गांव से बाहर निकलना इतना झंझट भरा है कि कोई खुद यात्रा करने की जहमत नहीं उठाता, और हर कोई मजबूरी में बहुत कम दामों पर बेच देता है। महोदय, कैसा रहेगा? चलिए, नाश्ता आपकी पोती के लिए यहीं छोड़ देते हैं। क्या आप मुझे गांव के मुखिया से मिलवा सकते हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है, सिलस ने ईमानदारी से पूछा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी चलिए, हम लगभग घर पहुंच गए हैं। बूढ़े आदमी का नाम थैचर है। उनके जमाने में नामकरण का चलन काफी अनौपचारिक था। वह जब भाइयों में 5वां था, इसलिए उसका यह नाम पड़ा। गांव को थैचर गांव कहा जाता है, जहां ज्यादातर थैचर नाम वाले परिवार रहते हैं। घर पहुंचते ही बूढ़े आदमी की 6 साल की पोती दौड़कर उनका स्वागत करने आती है। हालांकि वह थोड़ी शर्मीली जरूर है। अपने दादाजी के पीछे छिपकर वह सावधानी से सिलस को देख रही थी। इस भले आदमी को नमस्ते कहो प्यारी, यही आज दादाजी को सुरक्षित घर लाए हैं। नहीं तो दादाजी अंधेरा होने तक वापस नहीं आ पाते महोदय, छोटी बच्ची ने अपनी कोमल आवाज में कहा। और यह सुनकर सिलस को अचानक लगा जैसे पिछले आधे घंटे से नाश्ते के 2 भारी थैले ढोने की थकान पूरी तरह गायब हो गई हो। सिलस ने बच्ची के बालों को धीरे से सहलाया। आओ, कुछ नाश्ता ले लो, ये सब तुम्हारे लिए है, और जब तुम इसे खत्म कर लो तो बस मुझे बता देना अगर तुम्हें और चाहिए, मैं तुम्हें और ला दूंगा। थैचर का घर जर्जर और खस्ता हाल था। मिट्टी की ईंटों से बनी एक इमारत, जिसमें एक शयन कक्ष और एक मुख्य कमरा था। पूरे घर का शायद छत ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां कोई छेद नहीं था, और सिलस को भी हर दीवार से हवा का रिसाव महसूस हो रहा था। महोदय, आपके बच्चों का क्या हुआ? सिलस ने उत्सुकता से पूछा। थैचर की आंखों में उदासी छा गई। इस बच्ची की मां प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण मर गई। मेरा बेटा एक, जब वह 4 साल की थी तब वह निर्माण कार्य कर रही थी, और वह 7वीं मंजिल से गिरते समय अपना संतुलन खो बैठा। उसकी भी जान नहीं बची। सिलस समझ सकता है कि थैचर अपनी आवाज को हल्का रखने की कोशिश कर रहा है, अपनी सबसे दर्दनाक यादों को जितना हो सके कोमल ढंग से बयान कर रहा है। दोनों में से कोई नहीं बोलता। उनके बीच सन्नाटा छा जाता है। महोदय, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। सिलस खड़ा होता है और थैचर को झुककर प्रणाम करता है। थैचर उसे तुरंत वापस खड़ा कर देता है। कोई बात नहीं, यह सब अतीत की बात है। मुझे बस इस छोटी बच्ची की चिंता है। अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो कौन जाने उसका क्या होगा। उसी क्षण सिलस के मन में एक विचार आता है। दुनिया में इतना दुख क्यों है? एक कहावत है जो इसे पूरी तरह से बयां करती है। इंसान के दुख और सुख एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचते। अब सिलस को इसका अर्थ पूरी तरह समझ में आता है। चिंता मत कीजिए महोदय, आप अभी भी मजबूत और स्वस्थ हैं। आपके पास अभी कई दशक बाकी हैं, कोई समस्या नहीं। सिलस बस इतना ही कह पाता है, सांत्वना के तौर पर। थैचर अपना सिर हिलाते हुए आह भरते हैं। दशक बहुत लंबा समय होता है, जीवन बहुत कठिन है। अगर यह छोटा बच्चा मेरा साथ न देता तो इन सब का क्या मतलब होता? खैर, थोड़ी देर बैठो नौजवान, मैंने गांव के मुखिया को पहले ही बुला लिया है, वह जल्द ही यहां आ जाएंगे। सिलस आसपास का जायजा लेने के लिए बाहर निकलता है। पता नहीं क्यों थैचर का घर गांव के बीच में बने घरों के समूह का हिस्सा नहीं है। सिलस ये जानने की कोशिश भी नहीं करता कि ऐसा क्यों है। थैचर गांव की एक खासियत यह है कि यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत है, और खराब परिवहन व्यवस्था और पहाड़ी इलाके में होने के कारण यहाँ की हवा बेहद ताज़ी है। ऐसी ताजगी जो आपको किसी शहर में कभी नहीं मिलेगी। क्यों ना इस जगह को इको टूरिज्म पार्क में बदल दिया जाए? भोजन, मनोरंजन सब एक ही जगह। वैसे ये बुरा विचार नहीं है। उन्हें चिंता है कि 52 मिलियन शायद काफी ना हो। खैर, अगर ये काफी नहीं है तो हम हमेशा और जोड़ सकते हैं। जिस समय साइलस थैचर विलेज के भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त था, उसी समय एक व्यक्ति जो कुछ हद तक उम्र दराज दिखता था लेकिन वास्तव में बूढ़ा नहीं था, उसकी ओर बढ़ा। आप वही युवक होंगे जिनका जिक्र बूढ़ी थैचर ने किया था।
वही जो मुझे ढूंढ रहा है। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं थैचर विलेज का मुखिया हूं, मैं मेयर हेंसली हूं। तभी साइलस अचानक चौकन्ना हो जाता है और अपने सामने खड़े मुखिया को देखता है। थैचर के अनुसार प्रमुख की उम्र मुश्किल से 50 वर्ष है, लेकिन यहां खड़े इस आदमी को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वह काम के लिए पहने जाने वाले पुराने जूतों की एक जोड़ी लिए हुए है। उसकी पतलून के पैर घुटनों तक मोड़े हुए हैं। कपड़े पर पूरी तरह से कीचड़ जमा हुआ है, यहां तक कि उसके चेहरे पर भी कीचड़ के धब्बे लगे हुए हैं। यह सही है? मैंने श्री थैचर से आपसे संपर्क करने के लिए कहा था। मैं सिलस फॉरेस्ट हूं और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिलस अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ओह, बेहतर होगा कि आप मुझसे हाथ न मिलाएं। मैं अभी अभी खेतों से लौटा हूं, बुरी तरह से गंदा हो चुका हूं। क्या यही नाम सिलस था? आपको मुझसे क्या चाहिए था? मैं आपके गांव के लिए एक सड़क बनाना चाहता हूं। आप क्या करना चाहते हैं? हेंसली की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने सामने खड़े युवक को ध्यान से देखने लगा। खैर, अब सड़क का निर्माण करना यही वह चीज है जिसका हेंसली वर्षों से सपना देखता आ रहा है। वह हर साल इस बारे में नगर कार्यालय में याचिका दायर करने जाता है, लेकिन काउंटी की वित्तीय स्थिति हमेशा से ही तंग रही है और शहर कभी भी पर्याप्त धनराशि देने में सक्षम नहीं रहा है। सड़क बनाने में काफी पैसा लगता है। एक समय हेंसली ने सड़क की मरम्मत के लिए गांव से ही धन जुटाने पर विचार किया, लेकिन एक पेशेवर लागत अनुमानक को लाने के बाद आंकड़े चौंका देने वाले निकले। 1 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने में कई लाख डॉलर का खर्च आता है और थैचर गांव से कस्बे की दूरी कम से कम 30 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि कुल लागत करोड़ों डॉलर में होगी। इसी वजह से कस्बे ने इस परियोजना को कभी मंजूरी नहीं दी। इस सड़क का निर्माण करना बहुत महंगा है। उसके सामने खड़ा यह युवक शायद अभी तक वास्तविकता से पराजित नहीं हुआ है। हेंसली को आशा की एक किरण दिखाई देती है, लेकिन वह जल्दी ही वास्तविकता में लौट आती है। करोड़ों की रकम जुटाना इस युवक के लिए संभव नहीं लगता। बेटे, मुझसे मजाक मत करो। सिर्फ इस विचार का होना ही बहुत मायने रखता है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि सड़क निर्माण कितना महंगा होता है? अगर हम शहर तक सीधी सड़क बनाना चाहें जो लगभग 30 किलोमीटर लंबी हो और प्रति किलोमीटर कई लाख की दर से चलती हो, तो इस पूरी परियोजना की लागत आसानी से 20 या 30 मिलियन से अधिक हो सकती है। हेंसली ने एक गहरी आह भरी। मैं भी इस सड़क का निर्माण करना चाहता हूं। यकीन मानिए, मैंने इसके बारे में सपना देखा है। अच्छी सड़क के बिना थैचर विलेज के लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन या तो रुका रहेगा या फिर और भी बदतर हो जाएगा। स्पिरिट माउंटेन काउंटी वैसे भी एक गरीब काउंटी है। हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है और जो कुछ भी गांवों तक पहुंचता है वह न के बराबर ही होता है। हेंसली अपना सिर नीचे कर लेता है। 50 वर्ष की आयु के इस व्यक्ति में साइलस को एक विशेष प्रकार की असहाय पीड़ा का एहसास होता है। 20 या 30 मिलियन, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। मैं इसका खर्च उठा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सड़क बन जाने के बाद इसका नाम मेरे नाम पर रखा जाना चाहिए। सिलस इतनी सहजता से यह बात कहता है कि एक पल के लिए हेंसली को यकीन नहीं होता कि वह गंभीर है या मजाक कर रहा है। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी आर्थिक स्थिति असीमित नहीं है, लेकिन आपके गांव के लिए सड़क का निर्माण कराना मेरे लिए संभव है। वैसे मुझे लगता है कि यहां का नजारा वाकई बहुत प्रभावशाली है और ऐसा लगता है कि यहां हर कोई फल उगाना जानता है। क्या आपने इस बारे में सोचा है कि सड़कें बन जाने के बाद गांव को किस दिशा में ले जाना है? साइलस हेंसली की दृष्टि की जांच करना चाहता है। यदि वह इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो वह थैचर विलेज को एक पर्यटन स्थल में बदलने के लिए और अधिक धन देने पर विचार करेगा, जिससे यह पूरे काउंटी के लिए एक दर्शनीय स्थल बन जाएगा। तभी उनके दान का सही मायने में महत्व होगा। रुको, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या आप सचमुच पूरी सड़क दान करने जा रहे हैं? हेंसली की आंखें प्लेट जितनी चौड़ी हो गईं। सिलस हल्की सी मुस्कान के साथ अपना फोन निकालता है और मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलता है। यहां देखिए, शुरू में तो मैं सिर्फ स्पिरिट माउंटेन काउंटी को दान देना चाहता था, लेकिन मैंने अभी तक यह तय नहीं किया था कि ठीक कहां दान देना है। अगर रास्ते में मेरी मुलाकात मिस्टर थैचर से न हुई होती तो मैं कभी आपके गांव तक नहीं पहुंच पाता। सड़क बनाने का ख्याल तो दूर की बात है। हेंसली फोन की स्क्रीन पर दिख रहे शून्यों की लंबी कतार को थोड़ा अचंभित होकर घूरता है। वाह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। श्रीमान धनवान, आप वास्तव में असाधारण उपलब्धियों वाले एक युवा व्यक्ति हैं। अगर हम वास्तव में इस सड़क का निर्माण करवा पाते हैं तो मैं ग्रामीणों को पर्यटन की ओर विकसित करने के लिए संगठित करने की योजना बना रहा हूं, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है। शानदार नजारा, स्वच्छ हवा और हमारी खासियत हमारे लितेची के बाग है। पर्वतीय क्षेत्र में साल भर भरपूर धूप मिलती है, इसलिए जब लीची पक जाती है तो वह अविश्वसनीय रूप से मीठी और रसदार हो जाती है। हेंसली से यह सुनकर साइलस संतुष्टि से सिर हिलाता है। तो बात खत्म। हम इस सड़क को सिलस रोड कह सकते हैं, है ना? सिलस चौड़ी मुस्कान बिखेरता है। हाँ, सड़क का नाम आपके नाम पर रखे जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। आप पूरे गांव का नाम सिल्स गांव रख सकते हैं और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि बाकी ग्रामीणों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हेंसली हंसता है। ठीक है, मुझे बस एक पल दीजिए, मैं काउंटी अधिकारियों से संपर्क करूंगा। इतना कहकर साइलस एक तरफ हट जाता है और काउंटी सचिव को फोन करता है। हे सचिव फिटमोर, यह सिल्स है, मैंने फैसला कर लिया है। सिलस ने खुशी से कहा, मैं थैचर विलेज के लिए एक सड़क दान करने जा रहा हूं और मैं ग्रामीणों को थैचर विलेज को एक आदर्श पर्यटक गांव में बदलने में मदद करने के लिए धन भी दूंगा, जिसका लक्ष्य इसे पूरे काउंटी के लिए एक दर्शनीय स्थल बनाना है। दूसरी ओर सचिव विटमोर
थैचर विलेज के बारे में सुनकर सचमुच आश्चर्यचकित प्रतीत होते हैं। श्री फॉरेस्ट, आपका मतलब उस बेहद पिछड़े थैचर विलेज से है? जी हाँ, बिल्कुल वही वाला। इस पर विटमोर ने जोर से अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। श्री फॉरेस्ट, आपने वाकई में एक अद्भुत काम किया है। हे भगवान, उचित सड़क के अभाव के कारण थैचर गांव वर्षों से पिछड़ा हुआ है। इसकी अर्थव्यवस्था कभी भी पटरी पर नहीं उतर पाई और थैचर विलेज के मुखिया और मेयर हेंसली विशेष रूप से जिद्दी हैं। जब से उन्होंने थैचर विलेज का कार्यभार संभाला है, तब से उन्हें जितनी भी बैठकों में भाग लेने का मौका मिला है, उन्होंने सरकार से एक ही अनुरोध किया है, थैचर विलेज के लिए एक सड़क बनाने का आग्रह किया है, एक आशा की सड़क। लेकिन आर्थिक स्थिति हमेशा से ही तंग रही है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक साथ 20 या 30 मिलियन डॉलर जुटाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसलिए इसे साल दर साल, दिन दर दिन आगे बढ़ाया जाता रहा। लेकिन अब मिस्टर फॉरेस्ट, आपने सीधे हस्तक्षेप करके इस समस्या का समाधान कर दिया है। एक ऐसी समस्या जिसके बारे में वे वर्षों से चिंतित थे, लेकिन इसका कोई हल नहीं मिल पा रहा था। श्री फॉरेस्ट, आपका निर्णय वास्तव में सराहनीय है। अभी आप कहाँ हैं? मैं कुछ लोगों को आपसे मिलवाने के लिए लाऊंगा। फिटमोर की बात वाकई बेहद गंभीर लग रही है। निजी दान का पैमाना अभूतपूर्व है। मैं इस समय थैचर विलेज में हूं। तो फिर सचिव महोदय, कृपया अपनी टीम के साथ इधर आइए। यदि संभव हो तो मैं आज ही सब कुछ निपटा लेना चाहूंगा। मैं खुद भी काफी निजी मामलों में व्यस्त हूं। जी हाँ श्रीमान फॉरेस्ट, कृपया यहीं बने रहिए। हम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। फिटमोर ने फोन रखा और जल्दी से अपने कार्यालय से बाहर निकल गया। चलो। सभी लोग तुरंत थैचर विलेज पहुंचे। वित्त विभाग को भी साथ ले आइए और क्लियर वाटर टाउन के अधिकारियों को तुरंत वहां बुला लीजिए। फिटमोर हड़बड़ी में व्यवस्थाओं को निपटाने में जुट जाता है। यह पहली बार है जब किसी ने स्वेच्छा से पैसे दान करने की इच्छा जताई है। पता चला कि अच्छे कर्म करने से असंतोषजनक महसूस हो सकता है। उसके घर लौटते ही हेंसली का फोन बज उठता है। नमस्कार मेयर फिटमोर, तुम यहाँ आ रहे हो? बिल्कुल, आपकी यात्रा सुरक्षित हो और चिंता न करें। मैं मिस्टर फॉरेस्ट का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हेंसली ने फोन रख दिया और अपने माथे पर बन रही पसीने की हल्की बूंदों को आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से छिपा लिया। दरअसल क्लियर वाटर टाउन के मेयर ने पहली बार उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन किया है। उसके सामने खड़ा यह युवक स्पष्ट रूप से कुछ वास्तविक प्रतिभाओं का धनी है। अभी तो शुरुआत ही है बॉस, आप मुझे गांव घुमाकर क्यों नहीं दिखाते? सिलस अपना अनुरोध रखता है और हेंसली तुरंत सहमत हो जाता है और खुशी खुशी टूर गाइड की भूमिका निभा लेता है। जब ग्रामीणों ने मूल रूप से अपने घर बनाए थे तो उन्होंने भविष्य में सड़कों के लिए जगह छोड़ दी थी, लेकिन धन की कमी के कारण प्रगति पूरी तरह से रुक गई थी। श्री फॉरेस्ट, ये कच्चा रास्ता थैचर विलेजेस के प्राथमिक विद्यालय की ओर जाता है। इसके पीछे एक बड़ा खुला मैदान है। गांव में प्रत्येक परिवार के लिए पहले से ही भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं और सभी ने लगभग एक समान रूप से लीची के पेड़ उगाए हैं। साइलस चलता है और अपने आसपास के नजारों का आनंद लेता है। थैचर गांव वाकई एक खूबसूरत जगह है। उचित योजना और कुछ रणनीतिक प्रचार के साथ यह निश्चित रूप से एक प्रभावशाली पर्यटन स्थल बन सकता है। मुखिया जी, मुझे स्कूल दिखाने ले चलो। वे दोनों थैचर विलेज के स्कूल पहुंचते हैं। सिलस की नजर में इसे मुश्किल से ही स्कूल कहा जा सकता है। यह थैचर के मिट्टी की ईंटों से बने घर से थोड़ा ही बड़ा है। एक छोटा सा खुला मैदान, एक अकेला बास्केटबॉल का घेरा, पत्थर की एक पटिया से बनी एक पिंग पोंग टेबल। थैचर विलेज की तथाकथित स्कूली सुविधाओं का यही सीमित दायरा है। मिट्टी की ईंटों से बनी कक्षा के बगल में मिट्टी की ईंटों से बनी एक छोटी सी इमारत खड़ी है और साइलस उत्सुक है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। हेंसली थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाता है। जो शिक्षक यहाँ स्वेच्छा से पढ़ाने आते हैं वे यहीं रहते हैं। 2 युवा महिला शिक्षिकाएं इसे साझा करती हैं। वे यहाँ लगभग 1 साल से हैं। साइलस थोड़ा भौहें चढ़ाता है, इतनी कठिन परिस्थितियों वाले स्थान पर पढ़ाने के लिए बाहर आने और फिर भी डटे रहने के लिए। ये वे लोग हैं जो वास्तव में सम्मान के पात्र हैं। मैंने देखा कि गांव में कुछ खुली जमीन है। चलिए एक बिल्कुल नया स्कूल ही बना लेते हैं। देखो, बच्चों को गांव से स्कूल जाने के लिए इतनी लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है और सड़कें भी अच्छी नहीं हैं, खासकर जब बारिश होती है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है। हर जगह कीचड़ ही कीचड़, बहुत सारे खतरे हैं। मैंने गांव में एक जमीन का टुकड़ा देखा, ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। ये वही है जिसका जिक्र आपने पहले किया था। मैं नए प्राथमिक विद्यालय के निर्माण के लिए स्वयं धन जुटाऊंगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी कक्षा से बच्चों के जोर से पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। बच्चों ने अपने कठिन परिवेश को अपनी शिक्षा जारी रखने में बाधा नहीं बनने दिया है और उनके शिक्षकों ने भी कठिन परिस्थितियों को इन बच्चों के लिए बने रहने से नहीं रोका है। जब तक उम्मीद है तब तक सब कुछ सहन किया जा सकता है। धन्यवाद श्रीमान फॉरेस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेंसली अब और पीछे नहीं हट सकता। 50 वर्ष से अधिक आयु के एक व्यक्ति की आंखों से खौलते आंसू लगातार बह रहे थे। हेंसली को बहुत पहले ही याद नहीं है कि वह आखिरी बार कब रोया था। वर्षों पहले, 1 दशक पहले, दशकों पहले। लेकिन इस समय कोई एक भावना उसके भीतर उमड़ रही हलचल को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकती। आप सचमुच थैचर विलेज के परोपकारी हैं। इतना कहते ही हेंसली सिलस के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, आप क्या कर रहे हो? सिलस ने जल्दी से हेंसली को वापस ऊपर खींच लिया। यह तो बस एक ऐसी चीज है जो मुझे करनी चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मेरी उम्र के कई साल कम हो जाएंगे। जब वे दोनों अभी भी बात कर ही रहे थे तभी धूप से सांवली त्वचा वाला एक आदमी उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। चीफ, काउंटी प्रमुख, काउंटी अधिकारी, नगर महापौर सभी यहाँ मौजूद हैं। वे सभी इस समय आपके दरवाजे पर खड़े होकर आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी इस पद के अधिकारियों को नहीं देखा है। हेंसली यह खबर सुनकर बेहद खुश हो जाता है और वे तीनों एक साथ घर की ओर चल पड़ते हैं। मुखिया का घर एक छोटी एक मंजिला इमारत है। हालांकि थैचर के घर से थोड़ी बड़ी है, लेकिन उतनी जर्जर नहीं है। प्रवेश द्वार पर चुस्त दुरुस्त व्यावसायिक पोशाक पहने लोगों का एक समूह खड़ा है और साइलस को यह बताने की भी जरूरत नहीं है। वह एक नजर में ही बता सकता है कि ये सरकारी अधिकारी हैं। उनका पूरा हाव भाव उन्हें थैचर गांव के आम लोगों से अलग करता है। मुझे लगता है कि आप गांव के मुखिया हैं, तो फिर ये युवक मिस्टर फॉरेस्ट ही होंगे। एक मजबूत कदकाठी और करीने से संवारे हुए बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी सूट पहने हुए आत्मविश्वास से हेंसली की ओर बढ़ता है। उसकी निगाहें साइलस से हटती नहीं है, मानो उसे कहीं ना कहीं इस युवक को देखा हो। हाँ जी हाँ, सचिव फिटमोर, मैं मेयर हेंसली हूँ, थैचर गांव का मुखिया। और ये वह सज्जन है जिन्होंने हमारे गांव के लिए एक सड़क दान करने की पेशकश की है, श्री सिलस फॉरेस्ट। जब हेंसली उनका परिचय कराते हैं तो फिटमोर कहते हैं, नमस्कार साइलस सेक्रेटरी फिटमोर, मैं साइलस फॉरेस्ट हूँ। साइलस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिटमोर से मजबूती से हाथ मिलाया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तब भी मुझे क्लाउड सिटी वापस जाना होगा, कोर्स के पाठ्यक्रम की। हेंसली के नेतृत्व में समूह उसके घर की ओर बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी। इसलिए हेंसली की पत्नी ने पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया था कि घर एकदम साफ सुथरा हो। सभी लोग बैठ जाएं। सचिव विटमोर, चूंकि आप में से बहुत से लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, मुझे विश्वास है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं थैचर विलेज से क्लियर वाटर टाउन तक जाने वाली एक सड़क बनाने की योजना बना रहा हूँ। मुझे लागत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सड़क का निर्माण उच्च गुणवत्ता के मानकों के अनुसार होना चाहिए। यह सुनकर बाहर जमा हुए ग्रामीण उत्साह से बातें करने लगे। वाह, यह युवक वाकई बहुत प्रभावशाली है। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। शायद आखिरकार हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। सभी लोग एक दूसरे की बात काटते हुए बोलते हैं, जिससे हेंसली को मजबूर होकर एक सख्त चेहरा बनाना पड़ता है और सामने का दरवाजा बंद करके खुद बाहर पहरा देना पड़ता है। वह भीड़ को इस महत्वपूर्ण चर्चा में बाधा डालने नहीं दे सकता। वहां शांत हो जाओ। श्री फॉरेस्ट सिर्फ हमारे लिए सड़क नहीं बना रहे हैं, वह थैचर विलेज के लिए एक बिल्कुल नए स्कूल के निर्माण के लिए भी धन दे रहे हैं। क्या इसे ही कहते हैं कम उम्र में हीरो का उदय। यह सुनकर भीड़ और भी ज्यादा उत्साहित हो जाती है, जिससे हेंसली को तुरंत अपनी उंगली होठों पर रखकर शांत रहने का आग्रह करना पड़ता है। जी हाँ श्रीमान फॉरेस्ट, हमने वास्तव में पहले ही एक अनुमान तैयार करवा लिया है। इस सड़क को पूरा करने में लगभग तय 30 मिलियन की लागत आएगी। फिटमोर मुस्कुराते हुए कहते हैं। सिलस ने हल्के से सिर हिलाया। और भी कुछ है? मेरे मन में एक विचार आया है। मैंने आज थैचर विलेज में थोड़ी देर सैर की और मुझे कहना पड़ेगा, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ हर घर में लेते चुकाए जाते हैं। ये जगह शानदार है, इसलिए मैं इस जगह को एक इको टूरिज्म पार्क में बदलने के लिए निवेश करना चाहूंगा, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एक और अवसर मिल सके और वे अपने लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण कर सकें। ये सुनकर विटमोर अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पाता है। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। श्री फॉरेस्ट, आप अपनी उम्र के हिसाब से वाकई असाधारण हैं। हम वास्तव में थैचर विलेज की स्थिति से काफी समय से अवगत थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे पास वास्तव में सीमित वित्तीय संसाधन हैं और हमारे अधिकार क्षेत्र में इतनी सारी बस्तियां होने के कारण हमारे लिए अपने सभी संसाधनों को केवल थैचर विलेज पर ही खर्च करना संभव नहीं है। यहाँ का स्थान वास्तव में उत्कृष्ट है और पर्यावरण को उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। श्री फॉरेस्ट, आपके सुझाव का पालन करते हुए हम थैचर विलेज को एक इको पार्क में बदल सकते हैं और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकते हैं, जो इसे स्पिरिट माउंटेन काउंटी के लिए एक वास्तविक दर्शनीय स्थल बना देगा। सिलस ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, कृपया, यह बिल्कुल वही है जो उसने सोचा था। अच्छा, तो चलिए मैं अपनी शर्तें स्पष्ट कर देता हूं। फिटमोर चुपचाप सुनता है। इस क्षेत्र में इतने वर्षों के अनुभव के बाद एक सच्चाई जिसे वह सबसे स्पष्ट रूप से समझते हैं, वह यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी लाभ को ध्यान में रखे सुबह जल्दी नहीं उठता है। उनका मानना है कि साइलस वास्तव में थैचर विलेज के लिए सड़क का वित्त पोषण करेंगे और गांव के विकास में निवेश करेंगे, लेकिन इसमें कोई ना कोई पेंच जरूर होगा। ठीक है, मैं ये प्रस्ताव दे रहा हूं। जैसे ही साइलस बोलना शुरू करता है, फिटमोर के पीछे खड़ी एक युवती अपनी नोटबुक निकाल लेती है, नोट्स लेने के लिए तैयार। थैचर विलेज के लिए जिस सड़क का मैं वित्त पोषण कर रहा हूं, उसका नाम मेरे नाम पर सिलस रोड रखा जाना चाहिए। इससे मुझे वास्तविक उपस्थिति का एहसास होगा। मैं आगे भी समय समय पर परोपकारी कार्य करना जारी रखने की योजना बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सिल्स नाम एक प्रतीक बन जाए जो दूसरों को मेरी तरह दान करने के लिए प्रेरित करे। दूसरा, थैचर विलेज को एक पर्यटन स्थल में बदलने के लिए किए जाने वाले निवेश के संबंध में मैं थैचर विलेज को एक संपन्न नए पर्यटन स्थल में बदलने के अंतिम लक्ष्य के साथ इसे वित्त पोषित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस परियोजना को पूरी तरह से अपने दम पर वित्त पोषित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वर्तमान उपलब्ध नकदी 100 मिलियन की सीमा तक सीमित है। इसलिए मैं इस मामले में सरकार के साथ साझेदारी करना चाहूंगा। मैं केवल लाभ साझाकरण अधिकारों का 30% हिस्सा मांगता हूं। यह सुनकर फिटमोर मन ही मन सोचने लगता है, यह कैसी स्थिति है? यह तो लगभग एक वरदान है। वास्तव में बस इतना ही। फिटमोर को इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा है। सिलस ने सिर हिलाया। मैं आज 100 मिलियन ट्रांसफर कर सकता हूं। सड़क के लिए आवंटित 35 मिलियन की कटौती के बाद शेष राशि पूरी तरह से पर्यटक गांव परियोजना पर खर्च की जाएगी। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। मैं दोनों शर्तें स्वीकार करता हूं
और चूंकि क्लियर वाटर टाउन के प्रमुख अधिकारी भी आज यहां मौजूद हैं, इसलिए आई व्हिटमोर अभी फैसला लेंगे। काउंटी जितनी भी राशि का योगदान कर सकती है हम करेंगे। हम थैचर गांवों के रूपांतरण को एक वास्तविक सफलता बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इससे ग्रामीणों की रोजमर्रा की कठिनाइयां हल हो जाएंगी और साथ ही यह स्पिरिट माउंटेन काउंटी के लिए एक बेहतरीन प्रचार का काम भी करेगा। यह सभी के लिए जीत है। आप निश्चिंत रहें श्रीमान फॉरेस्ट। एक बार ये दोनों परियोजनाएं शुरू हो जाने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से हर कदम पर उनकी प्रगति की निगरानी करूंगा। तभी साइलस संतुष्टि से सिर हिलाता है। अच्छा, चलिए स्थानांतरण करते हैं। कुछ ही समय बाद सिलस ने पूरे $100 मिलियन सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दिए। हालांकि इसमें एक थोड़ी सी अटपटी सी समस्या है। चूंकि सिलस ने शुरू में कहा था कि वह 52 मिलियन का दान कर रहा है, इसलिए अधिकारियों ने पहले से ही उस सटीक आंकड़े को प्रदर्शित करने वाला एक पोस्टर तैयार कर लिया था, जिसका उपयोग वे मौके पर फोटो खींचने के लिए करने की उम्मीद कर रहे थे। अब जबकि सिलस ने दान की राशि बढ़ाकर पूरे 100 मिलियन कर दी है, तो कोई भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। आप दान की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस मेरा नाम इसमें मत घसीटो। आप इसका इस्तेमाल थैचर विलेज के लिए पहले कुछ चर्चा पैदा करने के लिए कर सकते हैं। समझा? समझा? पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। अरे रुकिए श्रीमान फॉरेस्ट, क्या आज गाड़ी चलाने वाले आप ही नहीं थे जिन्होंने अपनी मर्सिडीज से चौराहे पर एक तिपहिया गाड़ी को पलट दिया था? चश्मा पहने एक व्यक्ति हाथ में फोन लिए सिल्स को घूर रहा है। आपको इसके बारे में पहले से ही पता है। सिलस थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाता है। वह व्यक्ति उत्साह से मानो फट पड़ा। सचिव व्हिटमोर, देखिए देखिए, मिस्टर फॉरेस्ट का यह नेक काम पहले ही ऑनलाइन वायरल हो चुका है। व्हिटमोर फोन उठा लेता है और साइलस भी देखने के लिए झुक जाता है। किसी ने दरअसल उस पूरे वाकये को कैमरे में कैद कर लिया था। उसने भागती हुई गाड़ी को टक्कर मारी और उसका वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। इस छोटे से वीडियो क्लिप को पोस्ट किए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और इसे 4 लाख से अधिक लाइक मिल चुके हैं। टिप्पणियां तो और भी मनोरंजक हैं। उसके साथ यही होना चाहिए था। मर्सिडीज चला रहे हो, है ना? और गाड़ी से उतरने के बाद उसने अपनी गाड़ी की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। उसमें गलत क्या है? बिल्कुल, धनी, सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण बात, दयालु हृदय वाला। यह सचमुच मेरे सपनों का पति है। पीछे हटना, पीछे हटना। यह आपका मामला नहीं है, वह मेरा है। सिलस को इन सब बातों से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो अब हम क्या करें श्रीमान फॉरेस्ट? पूरा इंटरनेट सबसे आकर्षक मर्सिडीज ड्राइवर की तलाश में लगा हुआ है। हाँ हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो श्री फॉरेस्ट, तो मैं वास्तव में इसे थोड़ा और बढ़ावा देना चाहूंगा। काउंटी सरकार की ओर से मैं आपको आदर्श नागरिक पुरस्कार प्रदान करना चाहता हूं। व्हिटमोर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैंने ये सब ध्यान आकर्षित करने के लिए तो नहीं किया था, नहीं तो मैं यहां होता ही नहीं। जी हाँ, इसका प्रचार प्रसार कीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। व्हिटमोर सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई को तुरंत पूरा कर देता है। टिंग। बधाई हो खिलाड़ी, आपने मिशन की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। भाग्य के पासे को अपग्रेड कर दिया गया है। खिलाड़ी अब एक साथ भविष्य की 2 जानकारियां प्राप्त कर सकता है। याद रखें, भविष्य से संबंधित जानकारी कभी भी किसी और के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। भाग्य मर जाता है कि आवाज सिलस के दिमाग में गूंजती है और वह अपने आप में हल्की सी मुस्कान बिखेरता है। इस बात से खुश है कि चीजें कैसे घटी हैं। जब हेंसली यह देख लेता है कि सब कुछ तय हो गया है, तो वह सामने का दरवाजा खोलता है, जिससे पता चलता है कि थैचर विलेज के निवासी पहले से ही बाहर इकट्ठा हैं और उसके घर के सामने की छोटी सी खुली जगह के हर इंच को भर रहे हैं। व्हिटमोर ने साइलस की ओर देखा। श्री फॉरेस्ट, आप सभी से कुछ शब्द क्यों नहीं कहते? आपने इस गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्हें पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। क्या आपको अपना नाम याद है? हेंसली सहमत हो जाता है और भीड़ को शांत रहने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाता है। सबसे पहले तो यह महज एक संयोग था जिसने मुझे थैचर विलेज तक पहुंचाया। जब मैं वहां पहुंचा और वहां की स्थिति देखी, तो मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सका। सिल्स अपने सामने मौजूद ईमानदार, अनुभवी चेहरों को निहारते हुए बोलता है। एक कहावत है, जब आपके पास साधन हो तो दूसरों की मदद करना कभी न भूलें। एक व्यक्ति की खुशी पूरे समुदाय की खुशी में तब्दील हो सकती है। जब मैंने श्री थैचर के जीवन की कठिन परिस्थितियों को देखा, तो मुझे पता चला कि वे अभी भी काउंटी सीट में खुद उगाए गए फल बेचने के लिए घंटों पैदल चलते हैं। यह सब सिर्फ अपनी पोती के लिए कुछ नाश्ता खरीदने के लिए किया गया था। इसने मुझे बहुत गहराई से प्रभावित किया। इसीलिए मैंने थैचर गांव को एक ग्रामीण सड़क दान करने और यहाँ के लोगों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए स्थानीय सरकार के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है, ताकि सभी को बेहतर अवसर और बेहतर जीवन मिल सके। इस समय तक बाहर मौजूद कई ग्रामीणों की आंखों में आंसू आ चुके थे। अपर्याप्त धन का सामना करते हुए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। खराब मौसम के कारण फसलें बर्बाद होने के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। पूरे समय दृढ़ बने रहना। लेकिन अब इस क्षण में वे आखिरकार टूट जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने यह भी फैसला किया है कि मैं अपने निजी खर्च पर एक नए स्कूल के निर्माण के लिए धन दूंगा। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, बच्चों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए और यहाँ के शिक्षकों को भी उपेक्षित महसूस नहीं करना चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि थैचर विलेज के कायापलट के बाद यह स्प्रिट माउंटेन काउंटी के लिए एक सच्चा दर्शनीय स्थल और गौरव का प्रतीक बन सकता है, और मुझे उम्मीद है कि यहां सभी के लिए जीवन और अधिक समृद्ध होगा। धन्यवाद। इतना कहकर सिलस ने गहरा प्रणाम किया। सन्नाटा छा जाता है और फिर पहला ग्रामीण धीरे धीरे घुटने टेकता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा और अंत में सभी जमीन पर घुटने टेक देते हैं। कृपया कृपया उठ जाइए। इस दृश्य को देखकर साइलस पूरी तरह से घबरा गया है, जबकि हमारा विटमोर और बाकी सभी लोग समान रूप से स्तब्ध हैं। कृपया उन्हें उठने में मदद करें। साइलस की चिंता बढ़ती जाती है जब वह देखता है कि हेंसली भी घुटने टेक रहा है। श्री फॉरेस्ट, थैचर गांव के सभी ग्रामीणों की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। साइलस अपनी आंखें ढक लेता है। वह यह दृश्य सहन नहीं कर पाता। जैसे ही साइलस जाने की तैयारी करता है, ग्रामीण पहले से ही गांव के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। सभी ने अपने हाथों में सामान भर रखा था और चुपचाप एक तरफ खड़े थे। मिस्टर फॉरेस्ट, ये कुछ उपहार हैं जो आप सभी ने मिलकर आपके लिए तैयार किए हैं। लिच को कुछ स्थानीय विशिष्टताओं के साथ यहीं हमारे अपने बगीचों में उगाया जाता है। इनकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सभी की कृतज्ञता का प्रतीक है। कृपया इन्हें मना न करें। सिलस के पास अपनी कार की डिग्गी खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था, जो देखते ही देखते भर गई। फिर वह पीछे की सीट भी खोलता है, जो उतनी ही जल्दी भर जाती है। फिटमोर और अधिकारियों को स्थानीय उपज भी भरपूर मात्रा में मिली, हालांकि यह स्पष्ट रूप से साइलस के प्रति उमड़ी सहानुभूति की तुलना में कुछ भी नहीं थी। श्री फॉरेस्ट, कृपया कल हमारे साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के संबंध में फिर से आएं। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे और आपको आदर्श नागरिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। हाँ ठीक है। साइलस आज्ञाकारी होकर गाड़ी चलाता है और काफिले के पीछे पीछे वापस चला जाता है। पहाड़ों के पार, समुद्रों के पार स्मर्फ्स का एक गांव है। साइलस, मेरी बहू? नहीं, रुकिए, आपकी बहू। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे पहले ही लेने आ चुकी है। फोन के दूसरी तरफ ग्रेस की आवाज उत्साह से भर उठी। वो लड़की वाकई कमाल की है। उसने मेरे लिए पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। मैं जानता था। लोगों को परखने की यह खूबी तुम्हें मुझसे विरासत में मिली है। वह सचमुच बहुत शानदार है। सचमुच। सिर्फ कुछ अवाक सा महसूस करता है। स्पष्ट है कि विलो ने इसमें वाकई काफी मेहनत की है। ठीक है, आराम से बैठ जाइए। मैं कल यहां का काम खत्म करके वापस आऊंगा। आप वापस आए या ना आए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह ठीक है। विलो एक प्यारी लड़की है। वह मुझे थोड़ा घूमने के लिए बाहर ले जा रही है। मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके साथ ही कॉल अचानक कट जाती है। चलो भी। उसका अपना जैविक पुत्र भी उस युवती के सामने कुछ नहीं है जिससे वह अभी अभी मिली है। सच कहूं तो साइलस थोड़ा चिढ़ गया था। स्पिरिट माउंटेन काउंटी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछली शाम हुई कुछ चर्चा के बाद फिटमोर साइलस को इस उदारतापूर्ण कार्य को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए मनाने में कामयाब रहे, और उन्होंने प्रेस कार्यक्रम में दोनों मामलों की घोषणा की। ठीक है, सब लोग कृपया शांत हो जाएं। यह समय के बारे में है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मैं स्वयं करूंगा। मुझे 2 घोषणाएं करनी है। सबसे पहले, कल के वायरल वीडियो के पीछे का आदमी जिसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी मर्सिडीज से एक ठेला पलट दिया। हमने उन्हें आज यहां आमंत्रित किया है। यह देखकर नीचे मौजूद पत्रकार उत्साह से झूम उठे। यह खबर अभी ताजा है, इसलिए इसे अखबार के पहले पन्ने पर छापना जरूरी है। इससे बड़ा बवाल होना तय है। और दूसरी बात, स्पिरिट माउंटेन काउंटी को कल ही काउंटी के इतिहास में सबसे बड़ा निजी दान प्राप्त हुआ है, $100 मिलियन। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी पत्रकारों के होश उड़ गए। क्या 100 करोड़? और किसी निजी व्यक्ति से ऐसा कहना तो सरासर पागलपन है। रिपोर्टर की प्रतिक्रिया देखकर फिटमोर आगे बोलते हैं। और अब मंच पर हमारे आदर्श नागरिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता $100 मिलियन के निजी दाता का स्वागत करते हैं। स्पिरिट माउंटेन काउंटी के सिल्स फॉरेस्ट के एक उत्कृष्ट युवा नागरिक। कमरा एकदम शांत हो जाता है और साइलस शर्माते हुए मंच के पीछे से बाहर आता है और नीचे जमा हुए अधिकारियों और पत्रकारों का अभिवादन करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा देर तक नहीं चलती। फिटमोर की टीम ने पहले ही एक तख्ती तैयार कर ली थी जिसमें $10 लाख के दान को दर्शाया गया था। इसे तस्वीरों के लिए सिलस को सौंप दिया गया और उनके पहले के अनुरोध का ठीक ठीक पालन करते हुए सिलस को आदर्श नागरिक पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह पूरी यात्रा बेहद फलदायी रही है और साइलस परिणाम से बेहद संतुष्ट है। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वह एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों का केंद्र बन चुके हैं। वन समूह के दिवालिया उत्तराधिकारी ने $100 मिलियन का दान दिया। भूखा प्यासा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। निर्वासित दिवालिया उत्तराधिकारी ने खुद को साबित करने के लिए $100 मिलियन का दान दिया। आज की ताजा खबर, सिलस फॉरेस्ट ने एक गरीब क्षेत्र को $100 मिलियन दान किए। पूर्व दिवालिया एयरलाइनर अब आदर्श नागरिक पुरस्कार विजेता है। यह कहानी चौंकाने वाली गति से फैलती है। क्रिस्टल लगातार न्यूज फीड को रिफ्रेश होते हुए देखती रहती है और हर खबर के साथ उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। बस यूं ही $10 लाख का दान। क्या वाकई इस व्यक्ति के पास अरबों की संपत्ति हो सकती है? वह जितना ज्यादा उसके बारे में सोचती है उतना ही उसे खोने का अफसोस होता है। वह सिलस को वापस पाने के लिए क्या कर सकती है? अरबों? यह काफी से भी अधिक है। आंटी देखिए साइलस कितना सफल हो गया है। विलो अपने फोन पर साइलस के बारे में खबर निकालती है और उसे ग्रेस को दे देती है।
ये एक दान ही $100 मिलियन का है। क्या साइलस ने सचमुच इतना पैसा कमाया था? क्रेस को अब भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। विलो सिर हिलाती है। उन्होंने कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के वायदा शेयरों की शॉर्ट सेलिंग की और अविश्वसनीय रूप से भारी मुनाफा कमाया। उसने तुम्हें जो कुछ भी बताया वह सब सच था। वह न केवल पैसा कमाने में कुशल है बल्कि दयालु और जिम्मेदार भी है। बोलते समय विलो के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। वह थोड़ी शर्माती है। तो आप दोनों शादी करने की योजना कब बना रहे हैं? इन दिनों मेरे पास करने के लिए और कुछ खास नहीं है। मुझे जल्द ही एक पोता पोती चाहिए। क्रेस उसे छिड़ाती है। ओह आंटी, अभी इसके लिए बहुत जल्दी है। इस बात को अभी क्यों उठाना? विलो का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उस गुलाबी रंग से शायद आप पूरा व्यंजन तल सकते हैं। डेरेक, ये सिलस नाम का आदमी, हो सकता है उसने सच में $1.1 अरब कमा लिए हों। खबरों को ही देख लीजिए। उन्होंने क्लाउड सिटी के पास एक छोटे से गरीब गांव को $100 मिलियन दान किए। अगर उसके पास वाकई में पैसे नहीं होते तो वह इतनी फिजूल खर्ची कभी नहीं करता। बेहद चिंतित जूलियन ने अपने बड़े भाई को फोन किया और घबराहट में ये सब बातें उसे बता दी। तो क्या हुआ अगर उसने पैसे कमाए? वह पहले ही अपनी कंपनी को बर्बाद कर चुका है। उसने बूढ़े आदमी को इतना क्रोधित कर दिया है कि वह लगभग मर ही गया है और अब वह हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। डेरिक ने इस चिंता को खारिज कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलस की मां को पहले ही परिवार से निकाल दिया गया है और वह अपने बेटे के साथ रहने के लिए क्लाउड सिटी भाग गई है। आपको आखिर किस बात का डर है? लेकिन जूलियन के अपनी बात पूरी करने से पहले ही डेरिक ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस योजना पर कायम रहे। यह सुनिश्चित करो कि हमारे सबसे छोटे भाई के लिए जाल अच्छी तरह से बिछाया गया हो और हमें चीजों को जल्दी करना होगा। बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। डेरिक ने जूलियन के जवाब को बीच में ही रोक दिया। मैं समझ गया डेरिक, जाल पहले ही बिछाया जा चुका है। हम बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। संतुष्ट होकर डेरिक ने फोन रख दिया। फॉरेस्ट ग्रुप की 4 पक्षीय उत्तराधिकार लड़ाई वास्तव में एक 3 पक्षीय प्रतियोगिता है। डेरिक और जूलियन सगे भाई हैं जिनके माता पिता एक ही हैं। अब जबकि साइलस ने अपनी ही कंपनी को दिवालियापन की ओर धकेल दिया है और दौड़ से जल्दी बाहर हो गया है, एकमात्र शेष प्रतिद्वंद्वी उसका सबसे छोटा भाई जेसन है, जो 2 सहयोगी भाइयों की संयुक्त शक्ति के खिलाफ अकेला खड़ा है। जब से साइलस की कंपनी दिवालिया हुई है तब से जेसन को लग रहा है कि उसका अपना व्यवसाय लगातार बिगड़ रहा है, राजस्व घट रहा है और विकास पूरी तरह से रुक गया है। पूरा 1 साल बीत चुका है और उनका मुनाफा मुश्किल से कुछ लाख तक ही पहुंच पाया है, जो शेष 3 प्रतियोगियों में अंतिम स्थान पर है। किसी तरह की सफलता के बिना उसका बाहर होना निश्चित है। उस रात देर से अपना सारा काम निपटाने के बाद साइलस होटल लौटता है और एक मोटा मोटा हिसाब लगाता है। उन्होंने अपनी मां के लिए $100 मिलियन कमाए हैं, अपने कर्ज चुकाए हैं और लगभग $50 मिलियन की लागत से फीस का भुगतान किया है। भाग्य के अनुसार $100 मिलियन दान किए हैं और अभी भी एक धर्मार्थ संस्था स्थापित करने के लिए एक और $100 मिलियन अलग रखने की योजना बना रहे हैं। इन सबको मिलाकर सिलस की शेष कुल संपत्ति लगभग $800 मिलियन है। पर्याप्त नहीं। ये रकम इतनी पर्याप्त नहीं है कि उसके अपने पिता अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दें। यह ऐसी बात है जिसे साइलस कभी माफ नहीं कर सकता। उसे पैसे कमाने की जरूरत है, इतना पैसा कि वन समूह को पूरी तरह से पछाड़ दिया जा सके। सिलस चुपचाप बिना किसी को बताए होटल वापस चला जाता है क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था। अब किस्मत का पासा दूसरी बार पलटने का समय आ गया है। वह भाग्य का पासा निकालता है और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है, हालांकि शायद नहीं भी हुआ हो, कहना मुश्किल है। कुछ पल की झिझक के बाद सिलस फिर भी भाग्य का पासा फेंक देता है। पासा तेजी से घूमने लगता है जिससे हवा के छोटे छोटे झोंके उठते हैं और अंत में 2 या 3 मिनट के बाद रुक जाता है। सिलस देखने के लिए आगे झुकता है। शाम 4 बजे टेरिटरी ड्रोन कंपनी वर्तमान में निवेश की तलाश में है और अगले 6 वर्षों में इसका बाजार मूल्यांकन $2 बिलियन होने की उम्मीद है। कंपनी का मूल्यांकन 80 अरब तक पहुंच जाएगा, जिससे यह उद्योग की अग्रणी कंपनी बन जाएगी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्हें क्षेत्रीय ड्रोन कंपनी में निवेश करना चाहिए। सिल्स को अचानक याद आता है कि उसकी पुरानी टेक कंपनी में एक ऐसा विभाग था जो वास्तव में एक ड्रोन कंपनी के साथ अच्छा सहयोग कर सकता था। लेकिन दुख की बात है कि उनकी कंपनी अब काफी समय से बंद हो चुकी है। भाग्य के पासे ने कहा था कि उसे 2 प्रकार की जानकारी मिल सकती है, जिसका मतलब है कि वह फिर से पासा फेंक सकता है। साइलस ने पहले ही अपना मन बना लिया है। वह निश्चित रूप से क्षेत्रीय ड्रोन कंपनी में निवेश कर रहा है क्योंकि 6 वर्षों में प्रारंभिक निवेश से 10 गुना अधिक रिटर्न मिलना कोई छोटी बात नहीं है। सिल्स ने भाग्य का पासा एक बार फिर उछाला और इस बार उस पर 3 दिन बाद शाम के 7 बजे का समय लिखा था। साउथपोर्ट शहर में जेड पत्थर की नीलामी होगी। प्रदर्शनी हॉल 3 में स्थित पत्थर संख्या 68 का वर्तमान मूल्य 40 मिलियन है, लेकिन इसका अंतिम मूल्य 3 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिससे यह पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण बन जाएगा। हे भगवान, सिर्फ 3 दिनों में 10 लाख की संख्या 1.3 अरब में बदल गई। सिलस ने तुरंत हर विवरण लिख लिया। अगर यह बीपी सफल होता है तो उनकी कुल संपत्ति बढ़कर लगभग 2 अरब हो जाएगी,
जिससे उनके लिए और भी अधिक उपलब्धियां हासिल करने के अवसर खुल जाएंगे। लेकिन अभी भी काफी समय है और सिलस को एहसास होता है कि वह हमेशा के लिए अपने नाम से सब कुछ नहीं कर सकता। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद वह सिलस इन्वेस्टमेंट ग्रुप नामक एक निवेश फर्म स्थापित करने का निर्णय लेता है, जिसका नाम पहले से ही तय होता है। समस्या यह है कि साइलस को इस तरह की कंपनी चलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके पास लोगों की भी कमी है। अचानक उसके दिमाग में एक नाम कौंध जाता है, ओवेन रेयस, वही वित्तीय निदेशक जिनका करियर उन्होंने अनजाने में अपनी दिवालिया कंपनी के साथ बर्बाद कर दिया था। मेरिडिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक के स्नातक, विदेश में शिक्षित प्रतिभा के धनी और वास्तव में सक्षम व्यक्ति थे। यह तो बस दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसकी पहली ही नौकरी में उसे साइलस जैसा अविश्वसनीय नियोक्ता मिल गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइलस उत्सुकता से अपना फोन उठाता है और ओवेन को एक संदेश भेजता है, लेकिन उसे एक बड़ा लाल विस्मय चिन्ह दिखाई देता है। ठीक है, क्या आप उस पर देखेंगे? कंपनी दिवालिया हो जाती है और यह आदमी अपने पूर्व बॉस के रास्ते में रुकावट डालता है। वह उसे सबक सिखाएगा। सिल्स अपने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट स्क्रॉल करता है। अगर ओवेन्स ने उसे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया है तो संभवतः उसने उसका पुराना ऑफिस नंबर भी ब्लॉक कर दिया होगा। लेकिन क्या यह वाकई कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। भगवान का शुक्र है कि उनके पास दूसरा सिम कार्ड है जो उनकी सबसे पसंदीदा सुविधा है। सिल्स अपने रोजमर्रा कैनिजी नंबर का इस्तेमाल करके ओवेन के नंबर पर कॉल करता है। फोन उठने से पहले कुछ बार घंटी बजती है। हेलो, कौन बोल रहा है? रिसीवर से ओवेन की सुस्त आवाज आती है, जिससे सिल्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अपनी आवाज को अलग अलग तरीके से निकालता है। क्या ये ओवेन है? ये सम्राट चिन्ह है। मैं आपको वीचैट के जरिए $300 भेजूंगा। एक बार जब मैं अपना सिंहासन वापस पा लूंगा तो मैं पूरे साम्राज्य को तुम्हारे साथ बांट लूंगा। इस आदमी का गुस्सा तो बहुत ही तेज है। सिलस ने दूसरी बार फोन किया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आप स्वयं को सम्राट चिन्ह होने का दावा करते हैं। खैर, मैं स्वयं जेड सम्राट हूं और मैं पाताल लोक के राजा से मृतकों की सूची से तुम्हारा नाम तुरंत हटवा दूंगा। ओवेन गुस्से से पलटकर जवाब देता है। आखिरकार वह विदेश में पढ़ाई करके लौटा था, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसे एक ऐसे बॉस के लिए काम करना पड़ा जो कुछ भी नहीं करना चाहता था और न ही उसे व्यवसाय चलाने के बारे में कुछ पता था, जो पहले से ही काफी निराशाजनक था। फिर कंपनी दिवालिया हो गई और जब मुख्यालय से नया प्रबंधन आया तो ओवेन को उम्मीद थी कि आखिरकार उसे खुद को साबित करने का एक वास्तविक मौका मिलेगा, लेकिन उसने देखा कि नए प्रबंधकों ने अपने पहले ही कदम के रूप में पूरी नेतृत्व टीम को बर्खास्त कर दिया। इसलिए ओवेन के पास सिलस की तरह अपना सामान पैक करने और घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था, इस उम्मीद में कि उसे अपने जीवन पर विचार करने के लिए कुछ शांति मिलेगी। लेकिन अंत में उसे कम बुद्धि वाले धोखेबाजों द्वारा परेशान किया गया। फिर भी इस बार ओवेन पूरी तरह से आपा खो बैठा है। अपनी भड़ास निकालने के तुरंत बाद साइलस अपनी हंसी नहीं रोक पाता। रुको, वो हंसी, वह आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी और साथ ही अजीब तरह से बेमेल भी लगती है। रुको, क्या यह सचमुच सिलस हो सकता है? ओवेन एकदम सीधा बैठा है। आपकी छोटी सी कंपनी दिवालिया हो गई, ठीक है, लेकिन आपने अपने पूर्व बॉस को क्यों रोका? सिलस उसे छिड़ाता है, यह महसूस करते हुए कि ओवेन की तबीयत भी शायद ठीक नहीं है। ओवेन अपने दांत पीसता है। वास्तव में अच्छा, आपको तो यह भी नहीं पता कि कंपनी कैसे डूब गई और फिर भी आप मुझसे इसके बारे में पूछने की हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से साइलस खुद फैल करके मदद मांग रहा है, उससे यह संकेत मिलता है कि शायद साइलस को उसकी किसी चीज के लिए जरूरत हो सकती है। यह अच्छा है या बुरा, यह वह अभी नहीं बता सकता, इसलिए ओवेन चुप रहता है। ओह, अगर यह खुद बॉस नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि यह अंगूठे की गलती थी। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? ओवेन थोड़ा झिझकते हुए कहता है। अंगूठे की गलती? हाँ बिल्कुल। तुम जवान हो, पार्किंसंस रोग से बिल्कुल भी कांप नहीं रहे हैं। सिलस को इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए फालतू की बातें बंद करते हैं। मैं एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसमें शामिल हों और मदद करें। अगर आप किसी और काम में व्यस्त नहीं हैं तो मेरे साथ आ जाइए। एक नई कंपनी? ओवेन की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर वह अपना सिर तेजी से हिलाता है। नहीं नहीं नहीं, रहने भी दो, रहने भी दो। बॉस, बेहतर होगा कि आप किसी अधिक योग्य व्यक्ति को ढूंढ लें। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह के काम के लिए उपयुक्त हूं। सिलस ठंडी हंसी हंसता है। आप सिर्फ इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आपको अभी तक नियम और शर्तें पता नहीं है। मैं 300 मिलियन की पंजीकृत पूंजी के साथ एक निवेश फर्म स्थापित कर रहा हूं। आप वित्तीय निदेशक के रूप में अपनी पुरानी भूमिका फिर से संभाल लेंगे। हमें मुनाफा होगा या नहीं, यह मुख्य चिंता का विषय नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक काम है। मुझे इस कंपनी को बिल्कुल शुरुआत से खड़ा करने में मदद करें। वार्षिक वेतन 6 मिलियन, आयोग अलग से। अरे बताओ तो सही, ये शर्तें तुम्हें लुभाती नहीं है? सिलस को एक पल के लिए भी विश्वास नहीं है कि वह मना करेगा। लानत है। ओवेन को महसूस होता है कि उसकी सांस गले में अटक गई है। बॉस, क्या आप सच में गंभीर हैं? क्या आप इस समय क्लाउड सिटी में हैं? यदि ऐसा है तो वही सामान्य स्थान। 10-0। हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगा, मैं वादा करता हूं। सिलस थोड़ी देर बाद फोन काट देता है और कुछ ही देर में वीचैट पर एक संदेश आता है, इस बार ओवेन की ओर से।
इस क्षण साइलस वास्तव में बेहद प्रसन्न महसूस कर रहा है। आखिरकार किसी पुरुष को जीतने के लिए $6 मिलियन का वेतन ही काफी होता है। अभी भी समय बचा होने के कारण साइलस ग्रेस के नंबर पर कॉल करता है। माँ, तुम कहाँ हो? मैं होटल वापस आ चुका हूँ। सिल्स का मानना है कि चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, उसे अपनी माँ का हालचाल पूछना नहीं भूलना चाहिए। मैं इस समय मौज मस्ती कर रहा हूं, मुझे परेशान मत करो, जाओ और अपना मनोरंजन करो। इसके तुरंत बाद एक व्यस्त स्वर सुनाई देता है। साइलस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि विलो ने उसकी मां पर किस तरह का जादू किया था। जो भी कारण रहा हो, लेकिन अब तो उसे अपना बेटा भी उसके समय के लायक नहीं लगता। ओह अच्छा, ओह अच्छा। ओवेन, हमेशा की तरह उसी जगह पर मुझसे मिलो, मुझे इंतजार रहेगा। इतना कहकर सिलस जल्दी से खुद को ठीक करता है और शांत खदान के चाय घर की ओर गाड़ी चलाकर चला जाता है। इस चाय घर का मालिक एक बेहद रहस्यमय व्यक्ति है, जिसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव है। यह चाय घर काफी विशाल है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। इसकी सजावट सुरुचिपूर्ण और सादगीपूर्ण है। सिलस को चाय हमेशा से पसंद रही है और अपने कॉलेज के दिनों में वह विशेष रूप से इस जगह से बहुत लगाव रखने लगा था। दूसरी ओर ओवेन को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता। जब भी कोई व्यावसायिक चर्चा होती है तो साइलस हमेशा यही मिलने पर जोर देता है। जब भी साइलस चाय ऑर्डर करता है, ओवेन को सिर्फ सादा गर्म पानी मिलता है, क्योंकि यहां पानी भी सस्ता नहीं है। एक कप का $18। इसे इस बहाने बेचा गया कि हम पैसे की बात नहीं करते, केवल भाग्य की बात करते हैं। ड्रैगनवेल चाय का एक बर्तन और एक कप सादा गर्म पानी। साइलस भार उठाने वाले कर्मचारियों को निर्देश देता है। यहां नियमित रूप से आने वाले ग्राहक होने के नाते कर्मचारियों को पहले से ही प्रक्रिया का पता है। साइलस बिना सोचे समझे सीधे उस निजी कमरे की ओर बढ़ता है जिसका वह हमेशा इस्तेमाल करता है और दरवाजा खोल देता है। लेकिन तभी अंदर एक पुरुष और एक बेहद आकर्षक महिला अंतरंगता के क्षण में एक दूसरे के करीब झुके हुए थे कि अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। महिला चौंक कर चीख पड़ती है, आप कौन है? तुमने तो दरवाजा भी नहीं खटखटाया। भगवान का शुक्र है कि हम कुछ नहीं कर रहे थे। तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी जान ही निकल गई। वह गुस्से से भरी निगाहों से सिलस की ओर मुड़ती है। उसके माथे पर पहले से ही पसीना बह रहा होता है। वह आदमी थोड़ा मोटा है, उसका पेट निकला हुआ है, जिससे ऐसा लगता है मानो वह अभी अभी अमीर बना हो। और जैसे ही वह एक भयावह माहौल बना रहा था, इस लापरवाह लड़के के अचानक घुस आने से सारा माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया, जिससे उसे शाम को बचाने के लिए काफी दिमाग खपाना पड़ा। इस विचार मात्र से ही उसे सिरदर्द होने लगता है। फिर भी साइलस को यह कैसे पता चल सकता था? अगर आप किसी अंतरंग या रोमांटिक डेट की योजना बना रहे हैं, तो भला आप किसी चाय घर में क्यों आएंगे? और कोई साधारण चाय घर नहीं, बल्कि ऐसा चाय घर जिसका नाम इतना हास्यास्पद रूप से अच्छा हो। उसके लिए क्षमा करें दोस्त। सिलस का झगड़ा खड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ कोई है, क्योंकि ये वही कमरा है जिसे मैं आमतौर पर बुक करता हूँ। क्षमा मांगना, मुझे इसके लिए बहुत खेद है। सिलस लगातार माफी मांगता रहता है। आप इतनी दूर खड़े होकर माफी मांगना कहते हैं, ये बहुत ईमानदार नहीं लगता। वह व्यक्ति नाखुश दिख रहा है। कर्मचारी कहाँ है? क्या यह वही आलीशान चाय घर है जिसके बारे में हर कोई बात करता है? किसी को भी अंदर आने देना और दरवाजे खोल देने देना। सिलस संभल कर आगे बढ़ता है। रुको, क्या तुम वही हो जो ऑनलाइन वीडियो में दिख रहे हो, जिसका नाम सिलस था? उसे आते देख रही महिला अचानक ये बात बोल देती है। वह झटपट अपना फोन निकालती है, छोटे छोटे वीडियो देखने लगती है, और जितना ज्यादा वह देखती है उतना ही उसका यकीन बढ़ता जाता है। क्या आप सिलस 1 हैं? सिलस एक पल के लिए जम जाता है। क्या चल रहा है? क्या वह वायरल हो गया? टोनी, मैं सिलस हूं। साइलस फॉरेस्ट, वही जिसके बारे में आपने मर्सिडीज वाली वीडियो पर टिप्पणी की थी, जिसमें लिखा था कि उसे यही मिलना चाहिए था। वह आदमी भी उतना ही हैरान है। यह कितना अजीब संयोग है।